विश्व रक्तदाता दिवस आपके लिए क्या मायने रखता है? आपकी ये जो पहल है वो वाक़ई बहुत ही सराहनीय है और अगर हम भूमिका की बात करें तो हर व्यक्ति को ये जानना वाक़ई ज़रूरी है कि हमें रक्तदान क्यों करना चाहिए। रक्तदान क्या कोई भी कर सकता है या उसके लिए कोई पैमाना तय किया गया है? आज चलो मैं आपके यहाँ रक्तदान कर देता हूँ, लेकिन कभी भविष्य में मुझे अस्पताल में खून की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मुझे दिलवाएँगे या नहीं दिलवाएँगे, और दिलवाएँगे तो उसकी श्योरिटी क्या है? क्राइसिस को दूर करने के लिए क्या कोई उपाय किए जा सकते हैं, जिससे कि ब्लड बैंक में गर्मियों के समय में भी ऐसी परिस्थितियाँ ना रहें? हमारे जो रक्त का जो स्रोत है वो अगर आप देखेंगे तो युवा है। बिल्कुल। कॉलेज बंद हो गए तो अभी सबसे ज़्यादा क्राइसिस रहता है। जिस पेशेंट के लिए हमने अरेंजमेंट किया है, उसी पेशेंट के जस्ट बगल वाले बेड के ऊपर भी एक पेशेंट है, उसको भी ब्लड की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के टच में नहीं आ पाता या किसी व्यक्ति विशेष के टच में नहीं आ पाता जो कि उसकी मदद कर सके। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए किस तरह से शिविर आयोजकों को या हम जैसे मोटिवेटर्स को काम करना चाहिए? आप ही ने कही कि कीमत हर जिंदगी की है। बिल्कुल, हर जिंदगी की कीमत सिर्फ कीमत उसी की जिंदगी की नहीं है जिसके लिए मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं या जिसके लिए हमारे पास कोई विशेष तौर पर कॉल आया है। आपने बहुत अच्छे मतलब जिसको कहना चाहिए मुद्दे को छुआ है। कोई कुआं या कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं ब्लड बैंक में से जिसमें से भर के आपको दे दीजिए। ये बहुत जो हमारे बहुत अच्छे रक्तदाता हैं जिन्होंने ब्लड दिया है, तो ये ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास कोई देने के लिए नहीं है। क्या ब्लड अरेंजमेंट्स के जरिए ही पेशेंट्स की हेल्प होती है या ब्लड अवेलेबिलिटी ज्यादा मायने रखता है? आप कभी 1 या 2 घंटे जाके ब्लड बैंक बैठिए। जब आप ब्लड बैंक में जाके बैठते हैं तब आपको एक सिनेरियो पता लगता है, अच्छा यार ऐसा होता है। हमें कोई बहुत बड़े कैंप्स की आवश्यकता नहीं रहती जिसमें हजारों यूनिट ब्लड डोनेशन होता हो। हमारी आवश्यकता रहती है कि हमारा जो महीना है जी, उसकी कितनी आवश्यकता है। कई जगह ये कहा जाता है कि नेगेटिव ग्रुप है आपका, तो आप ब्लड डोनेशन मत करो। तो ये क्या सही है या उन नेगेटिव ग्रुप्स की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए? क्या फायदे हो सकते हैं अगर कोई नियमित रूप से रक्तदान करना शुरू करे? तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आप किसी भी विषय को छोड़ेंगे नहीं। आप जो जिन विषयों को जैसे इस चर्चा का विषय बना रहे हैं, ये वाकई बहुत ही यहाँ कहना चाहिए कि सार्थक विषय है और इसको इसमें जोड़ना बहुत आवश्यक था। ये सिचुएशन होती हैं ऐसी कई बार। ऐसी क्या हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए या हमारा खान पीन का रूटीन होना चाहिए जिससे कि हम एनीमिक हो ही नहीं? एसएमएस हॉस्पिटल है या ट्रॉमा है, सागा नेरीगेट महिला चिकित्सालय है या जनाना है, वो क्राइसिस से जूझ रहे होते हैं, लेकिन वहीं प्राइवेट ब्लड बैंक्स जो है वहां पर ब्लड की तादाद बहुत ज्यादा होती है, वहां स्टॉक फुल होता है और वो विदाउट रिप्लेसमेंट ब्लड दे करके और ब्लड रिलीज कर रहे होते हैं। अब आपका पेशेंट तो अभी आ गया कि वो नेगेटिव चाहिए जी मोटिवेटर ने पहले मना कर दिया कि आप ब्लड डोनेट मत करना, आप तो नेगेटिव ग्रुप के हो। जी, उसी दिन उस शहर में है तब भी हम उसका ब्लड लेके नहीं दे पाएंगे, और अगर वो शहर से बाहर है तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नौजवान देश की तू शान है, रक्तदान से ही तू महान है, तेरे रक्त से किसी की जान है, उसकी जान तेरा अभिमान है। नौजवान देश की तू शान है, रक्तदान से ही तू महान है। वंदे मातरम लाइव परफॉर्मर्स की मोटिवेशनल पॉडकास्ट सीरीज अनकट टॉक्स विथ पीबीडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पीबीडी यानी कि प्रशांत ब्लड डोनर। रक्तदाता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशांत ब्लड डोनर का ये मोटिवेशनल पॉडकास्ट सीरीज है, तो आज का दिन खास होना बहुत ज़रूरी है और आज का दिन खास बनाने के लिए आज हम रक्तदान पर बात करेंगे, रक्तदाताओं पर बात करेंगे और कुछ
टेक्निकल बातें हैं जो कि सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशनल पॉडकास्ट है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो इस पॉडकास्ट को आखिरी तक पूरा देखिएगा। काफ़ी कुछ सवाल आपके ज़हन में चल रहे होंगे जिनका जवाब शायद आपको इस पॉडकास्ट में मिल जाए। आज हमारे साथ बातचीत के लिए जो खास मेहमान हैं, मेरे लिए बहुत पूजनीय हैं और सही कहूं तो प्रशांत शर्मा को प्रशांत ब्लड डोनर बनाने में उन्हीं का बहुत बड़ा योगदान है, या ये कहें कि जो भी जानकारी, जो भी नॉलेज मेरे पास है, वो सब उन्हीं की देन है। और आज हम उनसे बात कर रहे हैं जिससे कि आप सभी को भी जो है कुछ मोटिवेशनल मिले और कुछ आपकी जानकारी बढ़े। तो हमारे साथ हैं मनीष चौधरी जी, जो कि एनएचएम में राजस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं ब्लड सेल में। ब्लड सेफ्टी डिपार्टमेंट ये पूरा देखते हैं। ब्लड सेफ्टी पूरे राजस्थान इनके अंडर में है और आज हम इनसे बातचीत करते हैं। सर प्रणाम। नमस्कार प्रशांत जी। सबसे पहला सवाल, पहली बात तो ये कि थोड़ा सा घबरा रहा हूँ आपसे बात करने में। वैसे तो नहीं घबराता, क्योंकि इतने सालों से बातचीत कर रहा हूँ आपसे, कहीं ना कहीं कोई भी परेशानी आती है तो आप ही से सवाल जवाब होते हैं, और कहीं फंस जाता हूँ तो आप मेरी समस्या का समाधान करते हैं, मुझे वहाँ से निकालते हैं। आज विश्व रक्तदाता दिवस है, तो आज का दिन आपके लिए क्या मायने रखता है? अगर हम बात करें विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा जी जी बिल्कुल। कि विश्व रक्तदाता दिवस हम 14 जून के दिन ही क्यों मनाते हैं। जी बिल्कुल। तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टेनर, जो ऑस्ट्रिया के थे, और उन्होंने जो जो ब्लड ग्रुप हैं जी ABO, जो रक्त समूह हैं, उनकी खोज की थी, और उनका जन्म 14 जून के दिन हुआ था। तो इस दिवस को, उनके जन्मदिन को इस रूप में मनाया जाता है कि पूरे विश्व में इसको विश्व रक्तदाता दिवस माना जाता है। और अगर हम बात करें भारत की, राजस्थान की, तो ये दिवस और खास हो जाता है क्योंकि एक ऐसा विकासशील देश जहाँ पर अभी जागरूकता की थोड़ी कमी है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इतनी आसानी से जो रक्तदाता है वो निकल कर नहीं आता। तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाना, उसका आयोजन करना और लोगों तक ये बात पहुंचाना कि विश्व रक्तदाता दिवस हमारे लिए खास क्यों है, तो आपकी ये जो पहल है वो वाकई बहुत ही सराहनीय है। और अगर हम भूमिका की बात करें तो हर व्यक्ति को ये जानना वाकई ज़रूरी है कि हमें रक्तदान क्यों करना चाहिए, और वो जब रक्तदान करेगा तब ही इस विश्व रक्तदाता दिवस की सही मायने में आयोजन संभव हो सकेगा। जी। अच्छा, पूरे राजस्थान में जो है लगभग कितने ब्लड बैंक्स हैं और उनमें से सरकारी ब्लड बैंक कितने हैं? अगर हम बात करें पूरे राजस्थान की, तो प्रदेश में हमारे पास 261 ब्लड बैंक हैं जी, जिनमें से 58 ब्लड बैंक जो हैं वो राजकीय हैं और 7 ब्लड बैंक हैं जो केंद्र सरकार के हैं, जो आर्मी और हमारे रेलवे के हैं जी। इस प्रकार से राजस्थान की हमारी रक्त संचरण सेवाएं हैं जो काफ़ी सुदृढ़ और मजबूत हैं। हमारा ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां पर हम लोगों ने ये रक्त संचरण की सुविधाओं की जो हमारी उपलब्धता है वो नहीं हो, और हम ये प्रयास करते हैं कि जिले से नीचे हमारी जो ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में हमारी जो जनसंख्या रहती है, जो निवास करती है, आप जानते हैं राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि दूरियां बहुत होने की वजह से जो राजस्थान में डिलीवरीज हैं, प्रसव हैं, वो लगभग एक वर्ष में 18 लाख प्रसव होते हैं जी। और गर्भ के दौरान, प्रसव के दौरान और बाद में जी, माताओं को और उन छोटे बच्चों को जब भी ब्लड की आवश्यकता रहती है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जिला मुख्यालय से नीचे जी, वहाँ पे जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए राजस्थान में 160 FRU है, फर्स्ट रेफरल यूनिट हम उनको बोलते हैं जी, उन पर भी सरकार ने ब्लड स्टोरेज यूनिट की सुविधा उपलब्ध कराई है ताकि अधिक से अधिक लोगों को, बच्चों को
और अगर अपन कहें तो आज का युग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप रोड एक्सीडेंट के बहुत सारे मामले देखते होंगे आए जी दिन। बिल्कुल। बहुत सारी सर्जरी, क्योंकि हमारी चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार इस बारे में लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रक्त संचरण सेवाएं हैं जी उनका विस्तार होना और गांव ढाणी तक उसकी पहुंच होना, ये जी बहुत ही आवश्यक भी है और समय की मांग भी है। जी इसी वजह से हम लोग 160 जो हमारे फर्स्ट रेफरल यूनिट हैं उन पर ब्लड स्टोरेज यूनिट, 58 जगह पे राजकीय ब्लड बैंक, 7 जगह पे हमारे जो केंद्र सरकार के संस्थान हैं, जी जी मिलिट्री और रेलवे उनके, और बाकी टोटल मिला के 261 ब्लड बैंक राजस्थान में वर्तमान में कार्यरत है। जी। अच्छा, रक्तदान क्या कोई भी कर सकता है या उसके लिए कोई पैमाना तय किया गया है? जी, इसके लिए जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है जी वो ये निर्धारित करता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, मैं जहाँ व्यक्ति बोल रहा हूँ तो आप उसको समझिए कि महिला भी हो महिला सकती है। या हाँ, पुरुष जी जी। दोनों ही हो सकते हैं। हाँ तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से 65 वर्ष हो, जी। जिसका वजन 45 किलोग्राम या उससे अधिक हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम या उससे अधिक हो, जी ये एक सामान्य स्थिति है। इसके बाद कुछ छोटी छोटी मेडिकल चीज़ें हैं, किसी को पिछले 3 महीने में बुखार तो नहीं आया, कोई छोटी सर्जरी तो नहीं हुई, कोई टैटू तो नहीं गुदवाया, इस प्रकार की छोटी छोटी सामान्य चीज़ें हैं। वो परमानेंट रेफरल नहीं है, छोटा छोटा उनका क्राइटेरिया है कि 3 महीने में बुखार नहीं आया तो 3 महीने तक नहीं दे सकता, अगर बुखार आ गया तो। जी कोई छोटी सर्जरी हुई है तो 6 महीने तक नहीं दे सकता। बाकी सिर्फ ये 3 परिस्थितियां हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि यही की मैसेज हमारा है कि ऐसा कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष, जी ऐसा कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम या उससे अधिक, और ऐसा कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन 45 किलोग्राम या उससे अधिक हो, वे रक्तदान कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि पुरुषों के लिए 12.5 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए और महिलाओं के लिए जो है 11 ग्राम भी अगर हीमोग्लोबिन है तो वो डोनेशन कर सकती हैं। क्या महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग पैमाना तय किया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम है जी उसमें एक ही पैमाना है और वो है 12.5 ग्राम जी होना चाहिए, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, दोनों के लिए एक ही पैमाना है। 12.5 ग्राम से नीचे का हम जो है ब्लड एक्सेप्ट नहीं करते, उस डोनर को हम लोग फिट नहीं मानते डोनेशन के लिए। जी। आमतौर पर जो रक्तदान शिविर आयोजक हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है और वो समस्या ये आती है कि जब भी कोई रक्तदाता या जो भी युवा है, जो कि जिसने कभी रक्तदान किया नहीं है या इक्का-दुक्का कभी किया है, तो वो सबसे पहला सवाल शिविर आयोजक से यही करते हैं कि आज चलो मैं आपके यहाँ रक्तदान कर देता हूँ। लेकिन कभी भविष्य में मुझे अस्पताल में खून की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मुझे दिलवाएँगे या नहीं दिलवाएँगे और दिलवाएँगे तो उसकी श्योरिटी क्या है? बिल्कुल। तो इन सवालों का क्या जवाब दिया जाना चाहिए? देखिए, इसमें मैं 2 तरह का मेरा मानना है। जी, एक तो जब हम कोई चीज़ रक्तदान बोल रहे हैं उसको, जी। तो दान का अर्थ होता है कि एक बार यदि आपने हुँ, दान कर दिया तो जो दिया हुआ दान है उसको आप वापस नहीं ले सकते। जी। ये तो एक परिस्थिति हुई जिसको हुँ, अपन कहेंगे कि भाई, लैंग्वेज की अगर बात करें उसका अर्थ तो ये है। हुँ, हुँ। लेकिन किसी व्यक्ति ने ब्लड डोनेट किया है और उसके परिवार को या उसके किसी मिलने वाले को जी, निकट भविष्य में अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम जो है ये प्रयास करते हैं कि हम उसको जो ब्लड है वो उपलब्ध करा पाएँ। जी, और रही बात शिविर आयोजकों की, हमारे जो बहुत अच्छे राजस्थान राज्य के सारे स्वैच्छिक रक्तदाता हैं, जी, उनके लिए मेरा एक अपील है, मेरा एक निवेदन है कि एक छोटा कार्ड बनाते हैं हम लोग, जिसको हम डोनर कार्ड बोलते हैं। जी, अगर हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति कितने दिन में डोनेशन कर सकता है, तो 3 महीने में डोनेशन कर सकता है। इसलिए जी, उस डोनर कार्ड की जो वैलिडिटी है वो 6 माह होती है। और आप जो रक्तदान शिविर के माध्यम से करते हैं या ब्लड बैंक में करते हैं,
वहां पे क्या होता है कि आपने मान लीजिए एक कैंप में 100 यूनिट ब्लड डोनेट किया, जी और प्रशांत जी आप बहुत अच्छे शिविर आयोजक भी रहे हैं, मेरी जानकारी है कि आपने बहुत अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप और एक मुहिम चलाई है जिसके माध्यम से हजारों यूनिट ब्लड आपने एकत्रित करवाया है राजकीय ब्लड बैंकों को, निजी ब्लड बैंकों को, चैरिटेबल ब्लड बैंकों को। वो आप ही के सानिध्य में रहा है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो आपको भी सामना करना पड़ा होगा, कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है कि हमने तो आपके कहने पे ब्लड दिलवाया था तो अब हमें आप ब्लड दिलवाइए। तो मैं उनके लिए बताता हूँ कि कभी भी जब भी आपके मन में ऐसी शंका हो तो सभी रक्तदाताओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कभी आइए और ब्लड बैंक में 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए थोड़ा सा बैठिए जी। उससे क्या होगा कि आपको जो ब्लड बैंक की अवधारणा है जी जो कंसेप्ट है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। आप देखेंगे कि हमारे पास जो ब्लड लेने आ रहे हैं जी उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको न तो हमारा स्टाफ जानता है। रोड एक्सीडेंट में कोई आया, इसको 108 जो है लाके हमारे हॉस्पिटल में प्राथमिक चिकित्सा के लिए छोड़ गई जी उसके साथ कोई डोनर ही नहीं है। जी बिल्कुल। उसके साथ तो कोई दवाई लाने वाला भी नहीं है। जी 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 जी। उसको 4 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। तो आप लोगों का जो ब्लड है जो आप स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से हमें देते हैं जी, उस रक्तदान से ऐसे लोगों की जान बचती है। कोई सर्जरी का पेशेंट है जी, उसके साथ में 2 अटेंडेंट हैं जो उसकी तीमारदारी करने के लिए हॉस्पिटल में आए थे और उसको 4 यूनिट की आवश्यकता पड़ गई तो 2 तो उन्होंने दे दिया। तो आपके जो ब्लड में से हमारे पास आता है उसमें से 2 यूनिट उसको दे दिया। कोई गर्भवती माता है उसको 2-3 यूनिट देना पड़ गया एक साथ, मान लीजिए उसको पीपीएच हो गया, बहुत ज्यादा अधिक रक्तस्राव हो गया जी, तो उसको ऐसी स्थिति में जो वाकई आपातकाल जिसको बोलते हैं ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तो उन परिस्थितियों में हम ये जो आपका ब्लड है इससे लोगों की जान बचाते हैं। दूसरा, कई बार लोग कहते हैं नहीं साहब ये हमारे ब्लड बैंक जो है ये कुछ बदमाशी करते हैं, हमें नहीं देते हैं, ब्लड सेल ऐसा करते है हैं, वैसा है। फलाना ढिकाना। तो मेरा एक निवेदन है, क्या आपको लगता है कि हमारे जो ब्लड बैंक वाले हैं वो अपने किसी परिजन को अनावश्यक ब्लड चढ़ा देंगे? क्या आपको लगता है कि वो उसको पी सकते हैं? ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं। ये तो आपातकाल में किसी भी व्यक्ति की जान ही बचाएगा। जी, तो जान बचाने वाली जो इतनी आवश्यक, जिसको संजीवनी कह सकते हैं आप, वो तो आपातकाल में ही काम आएगी। हो सकता है कि वो आपातकाल आपके परिजन, आपके मिलने वाले, आपके किसी मित्र के साथ हो या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो न तो ये ब्लड बैंक के स्टाफ का जानकार है और न आपका जानकार, लेकिन फिर भी जी, इस भारत देश का नागरिक होने के नाते, इस प्रदेश का नागरिक होने के नाते इस ब्लड बैंक की और आपकी, हम दोनों की ये साझा जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी जान बचाएं। जी बिल्कुल। इसीलिए आप स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं, इसीलिए आप ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये लगाते हैं। तो मेरा आपसे यही अपील है, अगली बार जब भी या तो प्रशांत जी कैंप लगाएं या दूसरा कोई भी व्यक्ति कैंप लगाए तो हाँ, हम ये प्रयास करेंगे कि हम जब भी आपको आवश्यकता हो तो आपको ब्लड उपलब्ध कराएं। लेकिन हाँ, ये भी कहना चाहेंगे कि 100%, मान लीजिए 100 यूनिट आपने कैंप कराया और 100 यूनिट आपने अपने सिफारिश से, अपनी रिकमेंडेशन से अपने परिजनों को या अपने मिलने जुलने वालों को दिला दिया, तो ये जो ब्लड बैंक में ऐसे लोग आते हैं जिनको आवश्यकता है उनको हम ब्लड कहाँ से देंगे? जी जी। तो ये जो आपका बहुत ही अमूल्य, बहुमूल्य, अनमोल जो ब्लड है उससे हम लोगों की जान बचाते हैं। और कई बार आपको भी मैं सबकी तरफ से, सभी ब्लड बैंकों की तरफ से आपसे इस बात के लिए क्षमा भी मांगना चाहूँगा कि हम कई बार आपको, वाकई आपने ब्लड दिया है, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कई बार आपकी सेवा नहीं भी कर पाते हैं जी। जैसे अभी अगर हम बात करें, 14 जून है, गर्मियों का समय है, सारे कॉलेज बंद हो गए हैं या जो कॉलेज खुले हैं उनमें पेपर्स चल रहे हैं, तो हमारे जो रक्त का जो स्रोत है वो अगर आप देखेंगे तो युवा है। बिल्कुल, कॉलेज बंद हो गए तो अभी सबसे ज्यादा क्राइसिस रहता है। ऐसी परिस्थितियां आपने देखा होगा, ऐसी परिस्थितियों का सामना आपको गर्मियों में ही करना पड़ता है। सर्दियों में
प्रशांत जी और प्रशांत जी जैसे हमारे राज्य के हजारों हजारों जो कैंप ऑर्गेनाइजर हैं जी। वो हमारे ब्लड बैंकों को फुल रखते हैं। जी तब किसी को कोई परेशानी नहीं होती। आप एक मांगते हो, हम दो देते हैं। हमारे जी पास पर्याप्त मात्रा में ब्लड रहता है। जी और गर्मियों में थोड़ा सा क्राइसिस रहता है, रक्त की अल्पता रहती है, इस वजह से कई बार आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ। नहीं, जैसा कि अभी आपने बताया कि युवा ही जो हैं ब्लड का स्रोत हैं, और गर्मी के समय में उनकी छुट्टियां भी होती हैं, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की छुट्टियां होती हैं, तो वो अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ऐसे समय क्राइसिस को दूर करने के लिए क्या कोई उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि ब्लड बैंक में गर्मियों के समय में भी ऐसी परिस्थितियां ना रहें? बिल्कुल। हम लोग बहुत बार आपके साथ बैठते हैं और 14 जून के अवसर पर हम यहाँ से दिशा निर्देश जारी करते हैं हमारे सभी जिलों को, सभी ब्लड बैंक्स को, कि आप एक छोटा आयोजन 14 जून के अवसर पर रखें। जी जो भी हमारे बहुत अच्छे रक्तदाता हैं, जो भी हमारी बहुत अच्छी संस्थाएं हैं, जी जो रक्तदान के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, उनको बुलाएं, उनका फैसिलिटेशन करें, उनके साथ वार्ता करें और एक पूरे साल का कैलेंडर बनाएं। क्योंकि आप देखते होंगे कि सर्दियों में तो हमारे पास खूब ब्लड आता है, गर्मियों में क्राइसिस रहता है, तो हम उनको कहते हैं कि ऐसे संस्थान, जी कोई मान लीजिए समाज है, जैन समाज है, माहेश्वरी समाज है, जाट समाज है, बहुत सारे समाज हैं जो स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन करते हैं। जी तो ऐसे समाजों को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि गर्मियों में हमें ब्लड दें। जी बैंक हैं, बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो गर्मियों में हमें कैंप देते हैं। तो आप पूरे साल का एक कैलेंडर बना लीजिए। जब जी हम 14 जून पे एक कार्यशाला आयोजित करते हैं ब्लड डोनेशन की, तो उस कार्यशाला में सारे हमारे डोनर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जी उनके साथ हमें विचार विमर्श करके यही कार्य योजना बनानी होती है कि हमें जनवरी में मान लीजिए 300 यूनिट की आवश्यकता है, तो जनवरी में कौन कौन कैंप लगाएगा, जी फरवरी में कौन लगाएगा, मार्च में कौन लगाएगा। तो ऐसा नहीं हो कि हमारे पास एक समय तो ऐसा हो कि कैंप लगाने एक ही महीने में 5 कैंप आ जाए, और एक समय ऐसा हो जब 1 या 2 ही कैंप हो। तो वो जो परिस्थिति बनती है क्राइसिस की या एक्सिस की, जी उस परिस्थिति से बचने के लिए हम दिशा निर्देश जारी करते हैं सभी जिलों को और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक कार्यशाला का आयोजन करें, उसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाएं, उनके साथ बैठकर अपनी आवश्यकताओं पर चर्चा करें कि प्रति माह जी हमारी कितने यूनिट की, किसी की 400 की, किसी की 500 की, एसएमएस जैसा अगर ब्लड बैंक है तो वहाँ 2000 यूनिट की आवश्यकता रहती है प्रति माह। तो जैसी जैसी जिनकी आवश्यकता है वो उस हिसाब से अपने कैलेंडर्स तैयार करते हैं, पूरे साल की कार्य योजना तैयार करते हैं। जी कुछ कैंप जो दिसंबर में ज़्यादा आते हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दिसंबर से इस कैंप को जून में, जुलाई में अप्रैल मई या जून के मई में, आसपास प्लान गर्मियों में उसको शिफ्ट कर लें। कुछ नवंबर वाले जो कैंप होते हैं उनको। तो ऐसा करके हम प्रयास करते हैं, हमारे जो चिकित्सा अधिकारी प्रभारी है जो सभी जिलों में हैं, वो प्रयास करते हैं कि इस संतुलन को बनाए रखा जाए जी और जो रक्त के सभी जो ग्रुप हैं उनकी सर्वकालिक जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित की जाए। तो ऐसा प्रयास हमारा रहता है। अच्छा, एक और जो है शिविर आयोजकों के सामने या मोटिवेटर्स जो भी हमारे ब्लड डोनेशन में मोटिवेशन के तौर पर अपना योगदान दे रहे हैं, तो उनके सामने जो समस्या आती है कि अचानक कभी उनके पास किसी उनके परिचित का या फेसबुक फ्रेंड का या कोई सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे जुड़ा हुआ है, तो उनका कॉल आता है कि प्रशांत जी, या मतलब मैं तो मेरा नाम लेके बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी कॉल्स आते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि प्रशांत जी, हम आपके फेसबुक फ्रेंड हैं, या हम आपके सारे पोस्ट पढ़ते हैं, सब सारे आपके आर्टिकल पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें 4 यूनिट ब्लड दिला दीजिए। और जब उनसे पता किया जाता है तो उन्होंने कभी ब्लड डोनेशन किया ही नहीं है। तो क्या उनको सिर्फ इसलिए कि वो हमारे सोशल मीडिया फ्रेंड हैं, उनको हम ऑब्लाइज करते हुए और हमारे रेफरेंस से ब्लड बैंक से ब्लड दिलवा दें, क्या ये ठीक होगा? देखिए, ये बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना है कि हम खुद ब्लड नहीं दें, चाहे हमारे कितने भी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के लिए, किसी
परिवार के किसी सदस्य के लिए आवश्यकता है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपसे ज़्यादा ऐसी स्थिति मेरे सामने आती है कि ये तो सारे ब्लड बैंक देखते हैं तो ये तो मुझे दिला ही देंगे। मेरे पास सुबह से शाम तक बहुत सारे कॉल्स आते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके परिवार में तो 10 लोग हैं, आप तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। नहीं नहीं, हमारे तो ब्लड ही नहीं है, ये तो बच्चा कमजोर है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, दे सकता उन्होंने है। क्राइटेरिया पूरे पढ़े हुए हैं कि ब्लड डोनेशन के लिए हाँ। कौन एलिजिबल हो सकता है, तो उसी के नेगेटिव वो बता देते हैं। ये एक जिसको कहना चाहिए ना, ये एक भ्रांति भी है कि हम कमजोर हो जाएंगे, या इसको मानसिकता भी कह सकते हैं कि हमें ब्लड डोनेट नहीं करना जी, या एक डर कह सकते हैं जी, जो उनको ब्लड को देखने से हो सकता है या उस सुई की चुभन से भी हो सकता है। जी, वो ब्लड डोनेट करना चाहता है, लेकिन कई बार सुई का जो डर है उस वजह से भी वो ब्लड डोनेट नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो मोटिवेटर्स हैं, हमारे जो कैंप ऑर्गेनाइजर्स हैं और ये जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, और मैं क्या करता हूँ वो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जी, जी। कि जब भी मेरे पास ऐसा कोई भी कॉल आता है कि हमारे फला फला मरीज के लिए इस ब्लड बैंक में आप फोन कर दीजिए, मुझे 3 यूनिट की आवश्यकता है, तो मैं उनको यही बोलता हूं कि पहले 2 यूनिट आप दीजिए, अगले 2 यूनिट के लिए मैं कोशिश करता हूं, वहां पे अगर उपलब्धता होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मिल जाए। तो बोलते अरे साहब आप तो मतलब सीधे सीधे मना कर रहे हो। तो मैं उनको आपके होते हुए भी मुझे देना पड़ेगा क्या? मुझे देना पड़ेगा क्या, इस तरीके की बातें भी आती हैं। कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, और वो मेरे कई बार बहुत निकट के रिश्तेदार भी होते हैं, नाराज हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं उनको कोशिश करता हूँ, समझाता हूँ कि देखिए वहां पे कोई कुआं या कोई ऐसी चीज तो है नहीं ब्लड बैंक में से जिसमें से भर के आपको दे दीजिए। ये बहुत जो हमारे बहुत अच्छे रक्तदाता हैं जिन्होंने ब्लड दिया है, तो ये ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास कोई देने के लिए नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर किसी को, अब अगर आपके पास कोई देने के लिए नहीं है, मैं उनके थोड़ा स्वाभिमान को जी टच करता हूं कि आपके पास कोई देने के लिए नहीं है, आपके आसपास कोई, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड सर्किल है, आप तुरंत दिला सकते हैं ब्लड। जी, तब जाके उनको थोड़ा लगता है हाँ यार ये बात तो सही है, जी हम दिला सकते हैं, हम क्यों नहीं दे सकते हैं। तो कई बार वो 1 यूनिट दे देते हैं, कई बार 2 यूनिट दे देते हैं, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो 4 यूनिट का भी इंतजाम कर देते हैं कि नहीं नहीं आप तो चिंता मत करो मनीष जी, हम लोग जो है ना, आप आज 4 दिलवा दो, मैं आपको कैंप लगवाऊंगा। इस तरीके का भी उनका, जब वो अच्छे से मोटिवेट हो जाते हैं, समझते हैं। और ऐसा हुआ भी है जी, ऐसा सैकड़ों बार हुआ है कि मैंने किसी जरूरतमंद को ब्लड दिलाया और वो उस बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाद में कैंप लगाना ही स्टार्ट कर दिया, और अब वो रेगुलर कैंप लगा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े कैंप लगा रहे हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं उनको 1 भी यूनिट मोटिवेट नहीं कर पाया देने के लिए कि आप 1 यूनिट दे दीजिए, और वो सुबह से शाम तक मुझे फोन ही करते रहे। तो हर तरह की सिचुएशन बनती है, लेकिन मैं मानता हूं कि आपके जो श्रोता हैं, आपके जो चैनल को देखने वाले लोग हैं, ये बहुत ही समझदार हैं। हम, और ये सिचुएशन आती क्यों है, हमें अगर इस पे विचार करने की आवश्यकता होती है कि कोई व्यक्ति हमसे फोन कर रहा है, सिफारिश करा रहा है, तो ये कारण क्या है, सिफारिश कराने का कारण क्यों है, ये परेशानी हुई क्यों। वो उस व्यक्ति की मानसिकता, उसकी भ्रांति, उसका डर तो एक बात है, लेकिन उसके पीछे अगर जाएंगे कि ऐसी सिचुएशन बनी क्यों कि उसको फोन करना पड़ रहा है, जी, उसके पीछे भी हम सब लोग ही हैं। अगर हमने अच्छे कैंप नहीं लगाए, हमारे ब्लड बैंक का रेफ्रिजरेटर फुल नहीं रखा, अगर फुल रखा तो सर्दियों में तो फोन आते ही नहीं है। जी, 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 सर्दियों में तो सबको आसानी से मिलता है, और मेरे पास फोन नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि सबके पास पर्याप्त ब्लड, इसीलिए तो फोन नहीं आ रहे हैं। जी, जी। तो ये सिचुएशन को बनने के लिए भी जो जिसको कहना चाहिए कारण है वो हम ही हैं। जी, हमारे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कैंप लगाते रहे, हमारे जो ब्लड डोनर मोटिवेटर हैं, प्रशांत जी हैं, ये सब लोग हम अपना अच्छा काम करते रहे, हमारे जो ब्लड बैंकर्स हैं वो अच्छा काम करते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को सिफारिश करनी पड़ेगी, किसी को कहना पड़ेगा। आप जाएंगे, आपको आसानी से ब्लड मिल जाएगा।
जी। बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि जब भी किसी रक्तदाता के मन में, किसी रक्तदाता संगठन के मन में कोई इस तरीके की भ्रांति हो, कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आप कभी 1 या 2 घंटे जाके ब्लड बैंक बैठिए। जब आप ब्लड बैंक में जाके बैठते हैं तब आपको एक सिनेरियो पता लगता है, अच्छा यार ऐसा होता है। इनके पास तो एक व्यक्ति ऐसा आया कि वो तो, उससे पूछा कि आपके साथ कौन है, तो वो बताएगा कि मैं तो कोई अलवर के गांव का रहने वाला हूँ, जी। अपनी बीवी को दिखाने लाया था, हम्म। इन्होंने तो 3 यूनिट ब्लड लिख दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ। कोई जानकारी नहीं है यहाँ कोई पे। जानकारी नहीं है, मेरा तो रिश्तेदार भी नहीं है जयपुर में, मेरा तो हम्म। कोई सिफारिशी भी नहीं है, मैं ब्लड कहाँ से लाऊं। जी। तो जो हमारे रक्तदाता और जो एनजीओज हैं, वो जब ऐसी सिचुएशन देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि कंसेप्ट क्या है। जी। कई बार बहुत अच्छे परिवारों के लोग जिनके पास ब्लड देने वाले बहुत लोग हैं और हम्म। उनको वास्तव में अवधारणा का पता नहीं होता, वो ये सोचते हैं कि हम तो पहुंच वाले लोग हैं, किसी को भी फोन करेंगे ब्लड मिल जाएगा। जी। लेकिन जब उनको वास्तविक अवधारणा का पता लगता है, कंसेप्ट का पता लगता है कि ये ब्लड बैंक चलता कैसे है, तो वो लोग कई बार बहुत अच्छे कैंप ऑर्गेनाइजर बन जाते हैं। ग्रेट। तो ऐसा भी मैंने देखा है। तो मैं इसका एक सकारात्मक पहलू देखता हूं जी। 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 कि ये जब परेशानी आती है, हम्म। लोग सिफारिशें करते हैं, हम्म। ये सब भी एक प्रक्रिया का हिस्सा तो है। सिफारिश भी तभी कर पाते हैं ना जब वो हम तक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल। जो हम तक नहीं पहुंच हाँ। पाते हैं उनके लिए क्या। और मैं एक चीज और कहता हूं कि ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका सकारात्मक रूप यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाते हैं, उनको मोटिवेट कर पाते हैं। जी। और 2 पुराने डोनर अगर हमसे टूटते हैं तो 4 नए जुड़ते हैं। और बहुत से ऐसे लोग, वास्तव में ये बहुत जरूरी है, आपने ऐसे पहलू को टच किया है जो बहुत ही मार्मिक है, कि ऐसे लोग जिनके पास लोगों के नंबर्स हैं, जिनकी जानकारियां हैं, जी। जिनकी सिफारिशें हैं, जी। जो सक्षम है, वो तो फोन कर देते हैं। जी। आज हो सकता है मेरे फोन से नहीं मिले, किसी दूसरे को फोन करेगा, वो डोनर भी लेके आ जाएंगे, उनको मिल जाएगा, मैसेज भी सर्कुलेट हो जाते हैं। मैसेज भी सर्कुलेट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके पास जयपुर में न कोई जानकारी है, ऐसे व्यक्ति जिनके न बहुत अच्छे रसूखात हैं, संबंध हैं, ऐसे व्यक्ति जिसके पास ब्लड डोनेशन करने वाले लोग भी नहीं हैं, ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है, जिनकी जान पहचान भी नहीं है, जी। लेकिन क्या उनकी जान की कीमत नहीं है? कीमत सभी की जान की है। बिल्कुल, सभी की जान की बराबर कीमत है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को, उन जरूरतमंद लोगों को भी आवश्यकता पड़ने पर ब्लड उपलब्ध हो। और आप ये देखते होंगे, अभी हमने 2 ऐसे विषयों को छुआ है जी। जिसमें आपने कहा कि सिफारिश करते हैं लोग, जिसमें आपने कहा कि जब कोई भी शिविर में ब्लड डोनेट करने आता है तो हमारे जो डोनर्स हैं वो पूछते हैं। तो उसका मुख्य कारण जो है वो यही है कि ऐसे लोगों को ब्लड मिले जिनकी कोई पहचान नहीं है, ऐसे लोगों को ब्लड मिले जिनका कोई रिश्तेदार जयपुर में नहीं रहता है, जी। जो फोन नहीं कर सकते, जो एक फोन पे 4 लोगों को बुला नहीं सकते। अभी जैसे आपने बताया कि ये सारी समस्याएं आ रही हैं क्योंकि आमतौर पर जितने भी हम देखें कि ब्लड से रिलेटेड जो है अलग अलग ग्रुप्स में व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे जो है मैसेजेस सर्कुलेट होते रहते हैं कि फलाना हॉस्पिटल में फलाने ब्लड ग्रुप के पेशेंट को जो है ब्लड की ज़रूरत है, एसडीपी की ज़रूरत है या प्लाज्मा चाहिए। उस पेशेंट के लिए तो चलो कैसे जैसे हेल्प हो जाती है क्योंकि मैसेज सर्कुलेट हो जाता है। और यही जो मार्ग में एक बात अभी मैंने आपसे शेयर की कि जिस पेशेंट के लिए हमने अरेंजमेंट किया है उसी पेशेंट के जस्ट बगल वाले बेड के ऊपर भी एक पेशेंट है, उसको भी ब्लड की जरूरत है, उसको ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के टच में नहीं आ पाता या किसी व्यक्ति विशेष के टच में नहीं आ पाता जो कि उसकी मदद कर सके। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए किस तरह से शिविर आयोजकों को या हम जैसे मोटिवेटर्स को काम करना चाहिए? ये बहुत ही ऐसा पहलू है जो हमें बहुत बार देखने को मिलता है। और बड़ी बात यह है कि
उनको वास्तव में मालूम भी नहीं है कि उनको जाना किसके पास है। क्योंकि अभी तो आप ही ने कही कि कीमत हर जिंदगी की है। बिल्कुल, हर जिंदगी की कीमत सिर्फ कीमत उसी की जिंदगी की नहीं है जिसके लिए मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं या जिसके लिए हमारे पास कोई विशेष तौर पर कॉल आया है। आपने बहुत अच्छे मतलब जिसको कहना चाहिए मुद्दे को छुआ है। और इसमें आप ऐसे देख सकते हैं इसको कि हमारे जो कैंप ऑर्गेनाइजर हैं उन तक पहुंच पाना बहुत आसान नहीं है। मतलब इन लोगों के लिए जिनको जानकारी नहीं है, जिनको जानकारी है वो तो आसानी से पहुंच जाते हैं जी। तो एक तो पेशेंट के अटेंडेंट, उनको मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि वो हमारा जो ब्लड बैंक है जी उनसे संपर्क कर लें। क्योंकि सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ब्लड डोनर्स हैं, उनके नंबर, डोनर डायरेक्टरी हमारे ब्लड बैंक के पास होता है जी। नंबर एक बात। नंबर दो बात, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए मेरे पास एक संदेश है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ये प्रयास करें, ये कोशिश करें कि आप जिस भी ब्लड बैंक से एसोसिएटेड हैं जी वहाँ पे उनका जो आवश्यकता है जी उसके अकॉर्डिंग स्टॉक है या नहीं। मान लीजिए एक किसी ब्लड बैंक को 500 यूनिट की प्रतिमाह आवश्यकता है जी। अगर उनका स्टॉक 250 है तो बहुत अच्छी सिचुएशन, हम उसको मानते हैं कि आपकी महीने की आवश्यकता का आधा 50% स्टॉक है। लेकिन उससे नीचे जाता है तो उनको कैंप, ऐसे व्यक्ति जो अननोन हैं, जो आप तक टच नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों की मदद के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है आप जिस भी ब्लड बैंक से एसोसिएटेड हैं उसके स्टॉक को थोड़ा सा, जो अब उनके इंचार्ज हैं उनके साथ डिस्कस करते रहें कि साहब जब भी आपका 250 से कम स्टॉक हो तो हमें बता दो, तो हम उसी वीक के अंदर एक छोटा कैंप लगा देंगे। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका सबसे बड़ा काम ये है जी, हम अपने जन्मदिन पे लगाएं, किसी पुण्यतिथि पे लगाएं, किसी बड़े आयोजन के रूप में लगाएं, लेकिन वास्तव में जो सच्ची सेवा जिसको अपन कहने की बात कर रहे हैं, जो वास्तव में रक्तदान है, तो अपन एक ऐसा व्यक्ति जी, जो सिचुएशन आपने अभी बताई है कि जिसके पास बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर करने वाले लोग हैं उसको तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बगल में जो उसको नहीं मिलेगा, तो उन लोगों की जो मदद है वो इस प्रकार से हो सकती है कि हम लोग हमारा स्टॉक देखते रहें और जैसे ही उस ब्लड बैंक का स्टॉक कम होता है तो वहाँ पे हम एक छोटा कैंप, हमें कोई बहुत बड़े कैंप्स की आवश्यकता नहीं रहती जिसमें हजारों यूनिट ब्लड डोनेशन होता हो। हमारी आवश्यकता रहती है कि हमारा जो महीना है जी उसकी कितनी आवश्यकता है और उसका लगभग जी 60 से 70% हमारा स्टॉक, 50% से ऊपर हमारा स्टॉक रहता है। तो हमारे ब्लड बैंकर्स आसानी से लोगों की मदद करते रहते हैं। जिसके पास ग्रुप में शेयर करने की क्षमता है उनको भी ब्लड मिलेगा और जिनके पास नहीं है उनको भी आसानी से ब्लड मिल जाएगा। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं ब्लड की एक निश्चित उम्र होती है, ब्लड डोनेशन के बाद 45 दिन के अंदर अंदर उसको काम में लेना होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि जिस व्यक्ति की जानकारी नहीं है उसको ब्लड नहीं देंगे, उसको बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं, उनको तो देना ही है। जी बिल्कुल भाई, ब्लड बैंक का काम ही ब्लड देना है, ब्लड को रक्त संचरण के लिए। तो अब ऐसी स्थिति में ये सबसे बढ़िया तरीका मुझे जो नज़र आता है कि हम लोग हमारा जो स्टॉक है उसको मेंटेन रखें ब्लड बैंक में। और इसका मैं बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा, राजसमंद। जी जी जी, राजस्थान का एक जिला है, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, श्रीनाथ जी की नगरी है। राजकुमार जी दक्ष साहब वहाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजकुमार दक्ष साहब आप जानते हो उनको। जी जी जी। और मैं उनका नाम क्यों कोट कर रहा हूँ यहाँ, उसका बहुत बड़ा रीज़न है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है उनका काम करने का जो तरीका है वो यही है कि जब भी ब्लड बैंक का स्टॉक उनको लगता है कि कम हुआ तो वो लोग अपने साथियों को, उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं जी बिल्कुल, और ग्रुप पे उन्होंने डाला कि ब्लड बैंक किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं जी, सबके सभी के लिए बिल्कुल, कोई पहचान वाला है तो कोई गरीब व्यक्ति है तो सबके लिए
नहीं, मैंने ये भी वो देखा हर है मंडे कि को कैंप करते राज हैं। संबंध में जहाँ श्री राजकुमार जी दत्त साहब काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में किसी को भी ब्लड लेने के लिए ब्लड बैंक से रेफरेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती, कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। जी और ऐसा बहुत बार होता है, हर मंडे को वो लोग कैंप लगाते हैं। जी तो जी उनको जी। पता है कि हमारा 7 दिन में मान लीजिए 50 से 60 यूनिट ब्लड चला गया, तो 50-60 यूनिट का हर मंडे को कैंप लगा लेते हैं। जी बिल्कुल। ये लीजिए, फ्रेश ब्लड की सप्लाई भी बनी रहती है, स्टॉक भी मेंटेन रहता है, जी किसी को फोन कराने की भी आवश्यकता नहीं रहती। जी कैंप वाले जो कहते हैं कि मैं कैंप में क्यों दूं, मुझे मिलेगा नहीं, आपको फोन करना पड़ेगा। तो ये जो फोन का जो कल्चर है, मीडिया पे बहुत सारे लोग लिखते हैं ए पॉजिटिव की आवश्यकता, ब्लड बैंक में मरीज, जी, ये जी, हॉस्पिटल जी, में मरीज है। तो इस तरीके के पैनिक की भी आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि हम हमारे ब्लड बैंक के रेफ्रिजरेटर्स को फुल रखते हैं तो इन सारी समस्याओं से बचा जा सकता है, बिल्कुल, बहुत आसानी से बचा जा सकता है। जी जी आप आजकल अखबारों में देख रहे होंगे, पे खून के इसने पैसे लिए किसी व्यक्ति ने, एक बीच में कोई था, इस तरह की घटनाएं भी कई बार सुनने में आती हैं। उन घटनाओं से भी बचा जा सकता है। वो तो जिस चीज की शॉर्टेज होगी वही बिकेगी। बस ये मांग और आपूर्ति का सीधा सीधा सिद्धांत यहाँ काम करता है। जी तो आप अपनी अवेलेबिलिटी, हमारे यहाँ जो ब्लड की अवेलेबिलिटी है उसको सुनिश्चित कर दीजिए। जी फिर न तो आपको ग्रुप पे पैनिक करने की आवश्यकता, न किसी से फोन कराने की आवश्यकता, आपको सभी साथियों को बहुत आराम से ब्लड उपलब्ध होता रहेगा। जी ये बहुत मुझे लगता है आसान तरीका है। जी बिल्कुल। अभी आपने एक शब्द कहा ब्लड अवेलेबिलिटी। एक तो है ब्लड अवेलेबिलिटी और एक है ब्लड अरेंजमेंट्स, जो कि पूरी तरह से पॉलिटिकल कहा जाता है कि ब्लड अरेंजमेंट्स यानी कि यहां पॉलिटिक्स होनी है। क्या ब्लड अरेंजमेंट्स के जरिए ही पेशेंट्स की हेल्प होती है या ब्लड अवेलेबिलिटी ज्यादा मायने रखता है? देखिए, और ये दोनों किस तरह से हो सकते हैं? ये दोनों ही, इसको अगर पॉजिटिव वे में लें तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अरेंजमेंट और अवेलेबिलिटी। जी जी जी। अरेंजमेंट कहाँ आवश्यक है और अवेलेबिलिटी कहाँ जरूरी है? देखिए, आवश्यकता दोनों की पड़ती है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर उपलब्धता है तो अरेंजमेंट की आवश्यकता ही नहीं होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई, अगर आपके पास सफिशिएंट मात्रा में हमारे पास स्टॉक की अवेलेबिलिटी है तो हमें किसी भी व्यक्ति को अरेंजमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन कुछ केसेस में जहां मान लीजिए कि ब्लड की अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन किसी विशेष ब्लड ग्रुप की कोई दिक्कत है, कोई नेगेटिव ग्रुप है, या प्लेटलेट्स कोई प्लाज्मा की कहीं प्लेटलेट कोई है, कोई सिंगल डोनर प्लेटलेट की बात है, तो वहां पे क्या है कि वो स्पेसिफिक डोनर को आना होता है और उससे प्लेटलेट लेके हम उस मरीज को देते हैं। जी तो वहां फिर थोड़ा सा अरेंजमेंट्स काम करते हैं। और उन अरेंजमेंट्स को अगर मैं ऐसे देखूं, जी उन अरेंजमेंट्स को मैं ऐसे देखूं, मैं हर चीज को प्रयास करता हूं कि सकारात्मक रूप से देखूं। जी 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 क्योंकि देखिए, नकारात्मकता तो वैसे ही दुनिया में फैली पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें से क्या अपन अच्छा टेक होम मैसेज ले सकते हैं, तो उसकी सकारात्मकता ये है कि जब भी अरेंजमेंट कोई व्यक्ति करता है तो उसको 3 से 4 फोन करने होते हैं। जी, कई बार ज्यादा भी करने कई बार ज्यादा भी करने होते हैं। तो एक ऐसा अननोन व्यक्ति जो इस फील्ड को जानता नहीं था, उसको भी अगर हमने लूप में ले लिया, अरे भाई साहब आपसे एसडीपी चाहिए थी, वो पूछेगा ये एसडीपी क्या होती है, कि एसडीपी ये होती है। आप उसको पूरा समझाते हो, मोटिवेट होते हो, उसको करने का प्रयास करते हो। अगर वो मोटिवेट हो जाता है तो एक नया सदस्य जुड़ा, जी बिल्कुल, ठीक है, आगे भी वो उस रूप में काम आएगा। जी। और हम बात कर रहे थे अरेंजमेंट्स की, तो जो व्यक्ति है जिसको ऐसा ब्लड ग्रुप जो स्पेसिफिक है, नेगेटिव ग्रुप है, एसडीपी है, वहां वाकई कई बार तो उस अरेंजमेंट की सबसे जो मजबूत कड़ी है वो 2 लोग हैं जी। एक तो हमारे ब्लड बैंक इंचार्ज जी और दूसरा हमारे ब्लड डोनर मोटिवेटर्स और एनजीओज। जी। ये कड़ी अगर हमारी किसी भी जिले में, किसी भी क्षेत्र में अगर मजबूत है जी, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, दबाव या पैनिक इस तरीके की चीज़ें होती होंगी। मैं यहाँ एक नाम और कोट करना चाहूँगा, एक कॉलेज है जेईसीआरसी, वहाँ पे एक बच्चों का इंजीनियरिंग के बच्चों का ग्रुप है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है बहुत अच्छा, जिसका
आशाएं द लाइफ सेवियर्स। हाँ, तो उन बच्चों ने बहुत साल पहले, मुझे याद है आज से 14-15 साल पहले मेरे पास आए थे। तो उन्होंने कहा कि साहब हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, जी, हम समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, जी, हम क्या करें। जी, जी, तो मेरे मन में विचार आया कि एक छोटा ग्रुप बना लीजिए। जी, उस जमाने में शायद ये व्हाट्सएप नहीं होता था। हम्म, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया कुछ बच्चों का, जिसमें 50-100 बच्चे थे, जिनके फॉर्म वॉर्म बना के उन्होंने एक डायरेक्टरी बना ली थी कि हम लोग एसडीपी डोनेट करते रहा करेंगे, और उसको 4-5 ब्लड बैंक जो इस तरीके की काम करते थे तो उनको दे दिया। जी, और आज उस ग्रुप को जुड़ते 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 उसमें जितने भी वहां से पास आउट बच्चे होते हैं वो लोग भी जुड़ते हैं, पुराने एलुमनाई हैं वो भी जुड़ते हैं, और वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा आज के जमाने में, जहां सोशल मीडिया की इतनी पहुंच है, जहां एक सेकंड में आप हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं, जी, वहां इतना ज्यादा, हाँ पुराने जमाने में वाकई सही कह रहे हो आप, आज से 10-5 साल पहले वाकई ऐसा होता था और क्राइसिस भी बहुत ज्यादा होता था। हम्म, अभी आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको डील किया है, और ग्रुप्स में बहुत तेजी से जो जन जागरूकता है वो फैलाई है। इसमें हमारे जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, चाहे आप उसको फेसबुक का नाम दे दीजिए, चाहे आप उसको इंस्टा बोल दीजिए या जी, व्हाट्सअप, जी, जी, इन्होंने बहुत एक अच्छी भूमिका निभाई है, और ब्लड डोनेशन के प्रति जो डर था उसको जी, निकाला है। अब अगर अपन आज राजस्थान के आंकड़ों की बात करें, हम्म, तो हम लोगों की जो पूरे राजस्थान की पॉपुलेशन है, जैसा आपको पता है, 8 करोड़ से अधिक है। जी, तो हमें प्रतिवर्ष जी, 8 करोड़ से अधिक ब्लड यूनिट्स की आवश्यकता होती है। हम्म, और हम पिछले 2-3 वर्षों के अगर आंकड़े उठाकर देखें, तो हमने जितनी आवश्यकता थी हम्म, उसका लगभग 70 से 80% जो ब्लड है वो हमारे स्वैच्छिक रक्तदाताओं से या ग्रेट, कैंप्स के माध्यम से हमने इकट्ठा किया है। और हम्म, इसका जो सबसे बड़ी पावर है वो है हमारे मोटिवेटर्स। जी, लोग बात करते हैं, हमारे कॉलेजेस, हमारे ब्लड बैंकर्स, जी, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और आज से अगर मैं 10 साल 15 साल पहली बात करूं, जब मैंने ज्वाइन किया था, तब जी, वाकई बहुत दिक्कतें होती थी। हम सुबह से शाम तक यही इसी में लगे रहते थे और बहुत परेशानी होती थी। जी, लेकिन हाँ, अब वो समय आ गया है जब बहुत लोग डोनेट करते हैं, आपको ब्लड बहुत इजीली अवेलेबल होता है। जी, जिले में, जिले से नीचे भी अवेलेबल होता है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स की अगर बात करें तो परेशानी होती है, वहां अरेंजमेंट्स की आवश्यकता होती है। जी, और उन अरेंजमेंट्स को भी मैं थोड़ा पॉजिटिव रूप से लेता हूं कि मान लीजिए किसी अधिकारी के फोन आने से, किसी राजनेता के फोन आने से वो अरेंजमेंट होता है, तो उनको भी इस चीज के बारे में जानकारी मिलती है कि वाकई यार ये इतना कठिन है, मुझे फोन करना पड़ रहा है मेरे क्षेत्र की जनता के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए, तो यार इसकी तो वाकई आवश्यकता है। जी, तो मैं उसको वैसे नहीं समझता कि एक प्रेशर में हमने ब्लड दिया उनके कहने में, किसी राजनेता के कहने से, किसी विधायक के कहने से या किसी एमएलए। मैं उसको ऐसे लेता हूं कि उनको भी इस बात की जानकारी हुई, जी, हमारे राजनेताओं को। और आप देखेंगे जी, पिछले बिल्कुल, 5 से 10 वर्षों में ऐसे हम्म, कितने राजनेता हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन पर, अपने किसी विशेष आयोजन पे शिविरों का आयोजन कराया है, और ये इसी से मोटिवेट होते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत सारे नेता हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, हम्म, सभी दलों के हैं, जिन्होंने इन परिस्थितियों से जी, रूबरू होते हुए, इनसे सीख लेते हुए अपने जन्मदिन पर, पार्टी के बहुत सारे आयोजनों में ब्लड डोनेशन को शामिल किया है। जी, और इतना अच्छा मोटिवेशन उस क्षेत्र में हुआ है कि उनके जितने भी लोग हैं वहां पे, उनको भी मोटिवेट किया है ब्लड डोनेट करने के लिए। तो आप जी, देखेंगे कि वो चीजें, अवेलेबिलिटी और अरेंजमेंट, अपना मूल जो जी, जी, प्रश्न जी, था, वो दोनों ही सकारात्मक है। जी, अरेंजमेंट भी सकारात्मक है और अवेलेबिलिटी तो सकारात्मक है ही, सब उसको लोगों को सही तरीके से किया जाए, सही तरीके से किया जाए। जी, तो ये सब प्रबंधन का विषय है, हम्म, इसमें कोई बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए ना कि रॉकेट साइंस नहीं है, हम्म, सिर्फ प्रबंधन और समझ का विषय है। कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि क्राइसिस है, तो हम्म, उनको
आगे आना चाहिए अवेलेबिलिटी के लिए। बिल्कुल, अवेलेबिलिटी को ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत आसानी से ब्लड मिले, तो ये एक आसान तरीका है। अगर इसको आप कठिनता से लेंगे तो लगेगा अरे राम क्या होगा, ब्लड ही नहीं है। नहीं, अब बात आती है कि कई जगह ये कहा जाता है कि नेगेटिव ग्रुप है आपका तो आप ब्लड डोनेशन मत करो, तो ये क्या सही है, या उन नेगेटिव ग्रुप्स की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए? बिल्कुल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये बात सही नहीं है कि नेगेटिव ग्रुप के जो लोग हैं उनको ये कहा जाए कि आप ब्लड डोनेट नहीं करें, ये आप ब्लड बैंक के ऊपर छोड़ दें जी। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए किसी एक ब्लड बैंक का जो कंजम्पशन है वो 500 यूनिट है जी। और उसका हमें मान लीजिए 10-15% हमारे नेगेटिव ग्रुप्स अगर हमें देखने रखने हैं जी, और ब्लड बैंक के पास नेगेटिव ग्रुप का सफिशिएंट स्टॉक है, तब जाके ब्लड बैंक ये सजेस्ट करता है डोनर को कि अभी हमारे पास है जी, अभी मत दीजिए, आप हमें 15 दिन बाद आवश्यकता पड़ेगी तो हम कॉल जी बिल्कुल कर लेंगे। क्योंकि ऐसे देखिए कि जिस चीज की अवेलेबिलिटी कम है, उपलब्धता कम है, तो उसका क्राइसिस भी उतना बड़ा होता है। अभी अपन अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, तो अरेंजमेंट करने के लिए हमें पॉजिटिव ग्रुप्स तो इजीली अवेलेबल होते हैं, नेगेटिव ग्रुप्स तो इसलिए हम मना नहीं करते कि आप ब्लड डोनेट मत करिए नेगेटिव ग्रुप, लेकिन हमारे पास जैसे मान लीजिए उपलब्धता है जी, ठीक है, और हमने और ले लिया 5-10 यूनिट, जी, तो उनमें से एक भी यूनिट वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं, उसको मना करने के बजाय उसको बोलते हैं स्थगित, आज नहीं लेंगे 15 दिन बाद लेंगे। जी जी जी। जब हमें मान लीजिए ओ नेगेटिव का कोई डोनर है, बिल्कुल हमारे पास 15 यूनिट रखे हैं अभी ओ नेगेटिव के या 10 रखे हैं, अभी हमें आवश्यकता नहीं है, तो हम उनको बोलेंगे आप अपना नंबर दे दीजिए, आज डोनेट करने के बजाय आप 10 दिन बाद डोनेट कर दीजिए। जी बिल्कुल। तो ऐसा करके इसको संतुलन बोलते हैं, इसको अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना बोलते हैं जी। ये मना करना नहीं है, ये स्थगित करना है कि आप आज मत दीजिए 15 दिन बाद दे दीजिए। और सभी को ऐसा करना भी चाहिए। अपने ब्लड बैंक जो भी हमारे मोटिवेटर्स से मना कर देते हैं डोनर्स को, तो वो एक इशू हो जाता है। नहीं, मोटिवेटर्स को भी मना नहीं करना चाहिए। ब्लड बैंक अगर कह रहा है तो वो स्टॉक के आधार पर कहेगा। हाँ, उनके पास कारण है। देखिए, अब मोटिवेटर ने कह दिया और उनको पता नहीं है कि ब्लड बैंक में नेगेटिव ग्रुप का डोनर है, वो ब्लड है या नहीं, अवेलेबिलिटी है नहीं, और आपका ही कोई परिजन जी भर्ती हो गया उसी हॉस्पिटल में और उसी को नेगेटिव ग्रुप की आवश्यकता पड़ गई और इमरजेंसी है, तुरंत चढ़ाना जरूरी है। इमरजेंसी है, तुरंत चढ़ाना है। अब वो जो डोनर था नेगेटिव ग्रुप का, वो मान लीजिए उस समय अब उस शहर से बाहर है जी, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो वहां पे जो नेगेटिव ग्रुप्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। फिर उसका ग्रुपिंग होने में, उसका जो टेस्टिंग होती है, जो 5 जांचें होती हैं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री, 1-1.5 घंटा उसमें लगता है। उसमें लगता है। तो वो टेस्टेड ब्लड जब वहां पे रहता है, उसके कंपोनेंट बनते हैं, उसका प्लाज्मा अलग होता है, प्लेटलेट अलग होती है, उसमें भी समय लगता है उस प्रक्रिया में जी। तो नेगेटिव ग्रुप्स की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तभी जाके हम इमरजेंसी डील कर पाएंगे जी। अब आपका पेशेंट तो अभी आ गया कि वो नेगेटिव चाहिए जी, मोटिवेटर ने पहले मना कर दिया कि आप ब्लड डोनेट मत करना, आप तो नेगेटिव ग्रुप के हो जी। उसी दिन उस शहर में है, तब भी हम उसका ब्लड लेके नहीं दे पाएंगे, और अगर वो शहर से बाहर है तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे जी। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ये इस तरीके की जो परंपराएं हैं, जो हम ऐसा करते हैं, कोई भी हमारा जो ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन है या डोनर मोटिवेटर है, कि आप नेगेटिव ग्रुप्स का डोनेशन नहीं करें। प्लीज मेरा उनसे निवेदन है कि आप ये काम नहीं करें, ये काम ब्लड बैंक इंचार्ज को करने दें, क्योंकि उनके पास एक वैलिड रीजन का डेटा है। यस, एक वैलिड रीजन है जी, और उस रीजन के बिहाफ पे यदि कोई निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय दूरगामी होगा। जी बिल्कुल। हाँ, आपके पास अगर स्टॉक है कि भाई मेरे पास स्टॉक है और मैंने इसलिए मना कर दिया तो ठीक है, आप साक्ष्य के आधार पर बोल रहे हैं, एज एविडेंस बोल रहे हैं जी। बट अगर आप डेटा के बिहाफ पे, साक्ष्य के आधार पे नहीं बोल रहे हैं तो फिर थोड़ा सा सिचुएशन ठीक नहीं है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि ये जो काम है वो ब्लड बैंक इंचार्ज को करने दें, आप ना करें। और बिल्कुल मैं आपको एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल्स में जितने भी डिलीवरी केसेस होते हैं, उनमें न्यूबॉर्न बेबीज में जब ब्लड की कमी होती है तो उनको ओ नेगेटिव ब्लड ही चढ़ाया जाता है। बिल्कुल, ये एक फैक्ट है।
तो इसलिए नेगेटिव ग्रुप्स वाले कभी ये ना सोचें कि कभी मेरे पास कॉल आएगा तो ही मैं ब्लड डोनेशन के लिए जाऊं। तो वो वहाँ जो है ब्लड बैंक्स में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी है आपके ग्रुप की तो ब्लड बैंक खुद ही आपको जो है स्टॉक के आधार पर मना कर देगा और आपका नंबर लिख के रख लेगा कि 10-15 दिन में जब भी जरूरत होगी तो हम आपको डोनेशन के लिए बुला लेंगे। जी। अच्छा, अब जैसे कि ये अभी हम नेगेटिव ग्रुप की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको याद हो तो 2013 में मैंने बाइक पर पूरे राजस्थान की यात्रा की थी, आप ही के सानिध्य में, आप ही के मार्गदर्शन में, आप ही के आशीर्वाद से। और उस दौरान अलग अलग जिलों में अलग अलग अनुभव रहे, और ज़्यादातर जिलों के जिला अस्पतालों में ब्लड बैंक की स्थिति ये थी कि मुश्किल से 3-4-5 यूनिट ही ब्लड देखने को मिला, और धौलपुर भी एक उसमें से उदाहरण था। धौलपुर में उस वक्त ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर आर के पांडे हुआ करते थे, और एक अनुभव मेरा वहाँ ये रहा कि मुकेश जी वहाँ लैब टेक्नीशियन मौजूद थे ड्यूटी पर, और उनके पास वहाँ के स्थानीय विधायक का उस वक्त कॉल आया, नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, और वो धमकी देकर उनसे ए पॉजिटिव ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, और उस मुकेश जी के ऊपर जो है प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप हमें ब्लड दे दो, और वहाँ ब्लड बैंक में ब्लड की अवेलेबिलिटी थी नहीं, ए पॉजिटिव भी वहाँ पे अवेलेबल था नहीं, तो उन्होंने झगड़ा करने के लिए 8-10 लोगों को भेज दिया ब्लड बैंक। क्या वो झगड़ा करने के बजाय डोनेशन के लिए नहीं भेज सकते थे कि चलो जाओ 8-10 जने आप लोग जाकर के वहां डोनेशन कर दो? और वहां हुआ भी ये कि मैं मौजूद था, तो वहां उनको ब्लड डोनेशन के लिए हमने कन्विंस किया, और उसमें से जो है 4-5 लोग ब्लड डोनेशन करके भी गए थे। बिल्कुल। लेकिन ये आमतौर पर टेंडेंसी हो जाती है कि ब्लड बैंक ने ब्लड दिया नहीं, ब्लड बैंक वाले गड़बड़ कर रहे हैं। आप जो जिन विषयों को जैसे इस चर्चा का विषय बना रहे हैं, ये वाकई बहुत ही यहाँ कहना चाहिए कि सार्थक विषय है, और इसको इसमें जोड़ना बहुत आवश्यक था। ये सिचुएशन होती हैं ऐसी कई बार, पर मैं समझता हूँ कि ये पुराने समय की बात है, 2013 की। जी बिल्कुल, आज तो खैर स्थितियां अलग हैं थोड़ी। अब बहुत सारे जो राजनेता हैं, बहुत सारे जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने अपने जन्मदिन पर बहुत बड़े बड़े कैंप्स लगाने का एक आयोजन शुरू किया है। और जहाँ तक मैं बात करूँ, सिर्फ धौलपुर ही नहीं, कई सारी जगह पे इस तरीके की सिचुएशंस आती थी। लेकिन अब क्या है कि उन्हीं लोगों को आपने मोटिवेट किया, उन्होंने ब्लड डोनेट किया, और आप जैसे जो साथी हैं जिन्होंने पूरे राजस्थान की यात्रा की है, या बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन राजनेताओं से भी जुड़े, उनको भी मोटिवेट किया, उनके जन्मदिन पर, उनके बच्चों के जन्मदिन पर। जी, अभी बहुत सारे कैंप होने लगे हैं, और मैं समझता हूँ कि आजकल शायद इस प्रकार की सिचुएशन नहीं बनती, क्योंकि ब्लड की जो अवेलेबिलिटी है, आप देखेंगे कि हमने बहुत सारे राजनेताओं के जन्मदिनों पर बहुत अच्छे कैंप, इवन के वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बनाए हैं। जी, तो ये यहाँ कहना जो है अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कोई भी चेंज अगर लाना है जी समाज में, तो जिसे कहना चाहते हैं ना कि गांव में अगर हमें कोई बात पहुंचानी है, तो पुराने जमाने में ऊंचे टीले पे चढ़ के और वहां पे ढोल बजा के एक मैसेज कन्वे करते थे लोग, एक संदेश देने का प्रयास करते थे जी, कि भाई ये फला फला बात है, तो वो जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच जाती थी जी। तो उसको आप ऐसे देखिए कि ये जिस तरीके की सिचुएशन है, एक आप सामान्य व्यक्ति को आप मोटिवेट करते हैं, तो वो एक व्यक्ति मोटिवेट होगा या 10 मोटिवेट होंगे जी, बिल्कुल। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुत पहुंच रखता है, जो बहुत ज्यादा लोगों तक जिसका सर्कल है, मान लीजिए कोई नेता है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, जी जी, उनको अगर आप एक व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं, तो इट मीन्स हजारों लोगों को मोटिवेट करने जैसा है जी। तो वो उस गांव का वो ऊंचा टीला है जिसपे पहुंच के हमें बहुत ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचानी थी जी। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया है, बहुत अच्छा जिसको कहना चाहिए कि एक माध्यम है कि नेताओं के माध्यम से, और जब भी कोई परिवर्तन आता है दुनिया में जी, तो ये सबसे बड़े चेंज एजेंट होते हैं जी। तो इस रक्तदान के बदलाव में इनका बहुत बड़ा रोल है जी, और बहुत सकारात्मक रोल है।
जी। और मैं उसको, ये जो छोटा मोटा खींचतान होती है ना, मैं उसको भी सकारात्मक मानता हूँ। उसको कैसे सकारात्मक मानता हूँ हाँ। कि जब तक हम्म। किसी चीज पे हम्म। तनाव नहीं होगा जी। तब तक उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम लोग जाएंगे नहीं। जी बिल्कुल। जो चीज सरल होती है ना, उसको तो ये तो कर लेगा, ये हो जाएगा, ऐसे जो हो रहा है हो रहा है। जी। लेकिन जब किसी चीज में तनाव हो रहा है, घर्षण हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, जी। तो रास्ते वहां से निकलते हैं। आप ऐसे देखिए जी कि बिल्कुल। कोई सरल चीज है तो सब लोग कर लेंगे ना, हम्म। इजी। तो हमारे राजनेताओं को, सबको आगे आने की उतनी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब संघर्ष होता है तो वो लोग लीड लेते हैं, कैंप लगाएंगे। जी। हमारे पार्टी का स्थापना दिवस आ रहा है, मेरा जन्मदिन आ रहा है, हमारा सरकार को 1 साल हुआ है, सरकार को 2 साल हुए हैं, ये नेताजी का बर्थडे है, ये पुराने सांसद महोदय का बर्थडे है। तो मैं इस चीज को भी इस तरीके से देखता हूं कि उनकी बहुत ज्यादा भूमिका है, और इस तरीके के प्रकरण हुए, उनसे बहुत ज्यादा सीख मिली हमारे स्टाफ को भी और हमारे राजनेताओं को भी। तो इसलिए ये एक सकारात्मक तरीका है आगे बढ़ने का। और आज जो हम देख रहे हैं, जितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है ब्लड डोनेशन में, जी। वो वाकई बहुत सराहनीय है। और मैं सभी हमारे जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा, ऐसा शायद ही कोई जिला होगा अब जहाँ पे राजनीतिक कैंप नहीं लगते हो, शिविर। छोटे से छोटे जिले में भी, ब्लॉक मुख्यालय पे भी उनके जो पदाधिकारी हैं, पार्टियों के लोग हैं, वो खूब ब्लड डोनेशन करते हैं। और डोनेशन भी करते हैं, और जो जरूरतमंद होते हैं तो वो सबसे पहले उनसे मिलते हैं, तो वो ब्लड दिलाते भी हैं। तो अपने क्षेत्र के लोगों को भी दिलवा दे तो बहुत बड़ा सहयोग। कहने का मतलब वो लूप बन जाता है और वो चलता रहता है जी। और वो इतनी अच्छी चलता रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। वो कैंप करते हैं, उन्हीं के क्षेत्र के लोग वहां ब्लड लेने आते हैं, उनको मिलता रहता है, फिर कैंप करते हैं, फिर मिलता है। तो ये एक सर्किल बन गया, ये चक्र बन गया जो कभी नहीं टूटने वाला चक्र है, और ये बढ़ेगा धीरे धीरे। हम ऐसा सोचते हैं। मोटिवेशन की बात आती है, अभी जैसा कि आपने कहा कि किसी राजनेता को अगर हम तैयार करते हैं तो वो हजारों लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। लेकिन यहीं अगर हम बात करें तो ये भी बात कही जाती है कि एक महिला को मोटिवेट करने का मतलब है कि हमने एक परिवार को मोटिवेट कर दिया। ये बात किस तरह से सार्थक होती है? इसको आप ऐसे देखिए कि राजस्थान, इसको मैं थोड़ा सा डेटा के साथ जोड़ना चाहूँगा कि हमारी राजस्थान में महिलाओं में जो रक्त की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है जी। पहले से बेहतर है, और हम और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अभी देखा जाए तो महिलाओं वाले मामले में सबसे बड़ी परेशानी वहां आती है जब कोई बहन अपने भाई से कहती है तू जाएगा रक्तदान करने, और दुनिया भरी पड़ी है। वहीं बेटी अपने पिता को रोकती है कि भाई पापा आप नहीं, और भी बहुत लोग हैं। वहीं एक माँ अपने बेटे को रोकती है। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण भी मैंने देखे हैं जहां मां अपने बेटे से कहती कि जा आज तेरा बर्थडे है ना, जा ब्लड डोनेट करके आ। बहन अपने भाई से कहती है अरे तू तो वीर है, तू तो हिम्मत वाला है, जा ब्लड डोनेशन कर। बिल्कुल। तो ये कहने लगी हैं, ऐसे उदाहरण देखे हैं, मैंने खुद ने भी देखे हैं। तो महिला को जागरूक करना यानी कि पूरे परिवार को जागरूक करना। बिल्कुल सही बात है। मैं एक छोटी सी एक कहानी के माध्यम से जोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कि बहुत पुराने समय की बात थी। एक राजा था, उसने अपने, जब वो भेष बदल के जाता था तो गांव में देखा कि अंधेरा है, यार ये लोग गांव में अंधेरा क्यों हमारे राज्य में। तो इनको सबको, सारे परिवारों को इनको लालटेन बंटवा दीजिए। जी। राजा ने आदेश दे दिया, सारे गांव में लालटेन दे दी। फिर भी राजा दूसरे तीसरे दिन गया तो अंधेरा। राजा ने देखा यार इनको लालटेन दे दी, अब क्यों अंधेरा। बोल महाराज इनको लालटेन तो दे दी, तेल नहीं है। तो फिर उनको तेल भी बंटवा दिया। तेल जब बंटवा दिया तो फिर भी अंधेरा। फिर महाराज जब गए तीसरे दिन तो उन्होंने कहा यार ये तो फिर भी अंधेरा है। तो राजा ने अपने दरबारियों को बुला के पूछा कि तुम यार समस्या को सही से समझ नहीं रहे हो, आप जो समाधान दे रहे हो वो हम कर रहे हैं लेकिन फिर भी समाधान नहीं हो रहा है, तो इसका कारण क्या है। तो फिर इसने एक बुजुर्ग दरबारी को बुलाया कि यार आप बताओ ये समस्या क्या है। जी। तो उन्होंने कहा कि आप ये जो लालटेन और तेल जो है उस परिवार की महिला के हाथ में यदि दे के आते
क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत उसको पड़ती है उस घर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद ये पूरे गांव में उजाला हो जाता। तो महाराज ने दूसरे दिन यही किया, वो लालटेन और तेल लेके उस परिवार की महिला के हाथ में दिया और वो पूरा गांव रोशन हो गया। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि वाकई मोटिवेशन जो है अगर अपन महिलाओं को देते हैं तो बिल्कुल सही बात है, वो परिवारों को मोटिवेट करती हैं जी। और अगर वो एक बहुत छोटा क्षण होता है, किसी ने कोई ब्लड डोनर है उसको अगर 1 मिनट भी हतोत्साहित कर दिया तो वो शायद नहीं देगा जी। अगर उसके घर में से किसी ने कह दिया कि नहीं बेटा ब्लड डोनेट करो जी, चाहे उसकी माँ हो, बहन हो, बीवी हो, जो भी है, वो महिला ने अगर उसको मोटिवेट किया है तो वो वाकई ब्लड डोनेशन कर देगा। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो है महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है रक्तदान में जी। उसके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा, हमने जयपुर के एक राजकीय बालिका महाविद्यालय में एक कैंप लगाया जी। वो उस समय मीडिया की सुर्खियों में भी आया था। 342 लड़कियों ने ब्लड देने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की जी। लेकिन उनमें से सिर्फ 14 लड़कियां थीं जिनका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम था। जी। तो उस कॉलेज की प्रिंसिपल और मीडिया ने खूब उसको छापा। अब मैं फिर इसमें वही एक सकारात्मक पहलू ये ढूंढता हूं कि हमारे जो युवा वर्ग है, खास तौर पे महिलाएं जी, और आजकल आप देखते हैं कि खान पान और ये सारी चीजें जो है वैसी हैं कि पहले तो उन्होंने कभी ये जाना ही नहीं कि हमें हमारे हीमोग्लोबिन का लेवल भी पता होना चाहिए। तो मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा, चाहे वो युवाओं में लड़के हों और चाहे लड़कियां हों जी, ऐसा नहीं है लड़कों का कम नहीं हो सकता हीमोग्लोबिन, उनका भी कम हो सकता है, पर लड़कियों का खास तौर पे। तो ये जो खान पान की अपनी आदतें हैं, ब्लड 12.5 ग्राम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी, बहुत सामान्य अपने घर के खान पान से हो सकता है। लेकिन मोटिवेशन की जहां तक बात है कि आप मोटिवेट तो कर देंगे लेकिन आपका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम नहीं है तो वो फिर शायद दूसरों को तो मोटिवेट कर पाए लेकिन वो खुद कभी ब्लड डोनेट नहीं कर पाएगी जब तक उसका 12.5 ग्राम नहीं होगा। तो मेरा उनके लिए थोड़ा सा विशेष संदेश है, खास तौर पे हमारे युवा जो साथी हैं, महिला हैं, लड़कियां हैं, कि बहुत आराम से अपना हीमोग्लोबिन जो है उसको 12.5 ग्राम किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप अपने हीमोग्लोबिन का लेवल स्टेटस पता करें कि कितना है जी। उसके बाद जो घर में सामान्य चीजें हैं, चाहे तो वो पालक है, चाहे तो वो गुड़ है, चाहे तो वो चने हैं, चाहे तो और बाकी सारी चीजें, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उनका यदि सेवन करते हैं तो हम देखेंगे कि बहुत जल्दी ही हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो 12.5 ग्राम हो जाएगा जी। आजकल जैसा कि प्रशांत जी आप तो पूरा जयपुर क्या पूरे इंडिया में जाते रहते हो, ब्लड जो डोनर मोटिवेशन है उसके लिए पूरे राजस्थान की आपने यात्राएं की हैं और आपको भी कठिनाई आती होगी कि महिलाओं को मैंने मतलब अगर आपने 100 लोगों को मोटिवेट किया होगा तो महिलाओं को मोटिवेट करना इतना मतलब इजी भी नहीं है जी। उनको पूरे तर्क के साथ मोटिवेट करना है अपने को और उनको इस बात के लिए भी मोटिवेट करना है कि आप दूसरों को तो मोटिवेट करें ही लेकिन खुद भी मोटिवेट हो। तो ये जो खान पान है बाहर का, पिज्जा, बर्गर, बाकी की सारी चीजें, चाउमीन, आप देख रहे हैं कि इन सब का चलन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और केवल लड़कियों में ही नहीं, लड़कों में भी इस तरीके का जो एक ट्रेंड जिसको कहना चाहिए जी, वो देखने को मिलता है कॉलेजेस में और उसके आसपास। और खास तौर पे आजकल जो ये जितने भी ऐप हैं जी जी जी, इनके माध्यम से जब से ये खाना और खाने की वस्तुएं आने लगी है तब से इसकी रीच और ज्यादा बढ़ गई है जी। तो वो रीच अगर बढ़ गई है तो हीमोग्लोबिन का अगर आप स्टेटस चेक करते रहेंगे ये बच्चे तो मैं समझता हूं कि ये उनके लिए तो फायदेमंद है ही जी, उनके घर वालों के लिए भी फायदेमंद है और पूरे प्रदेश के लिए फायदेमंद है क्योंकि जो हमारे ब्लड की फैक्ट्री है जी जी जी, जहां से हमारा सबसे बड़ा स्रोत है ये युवा, वो अपने खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे, उनका हीमोग्लोबिन सही नहीं रहेगा तो आपकी और मेरी प्रॉब्लम तो बढ़ने वाली है जी। बिल्कुल, सरकार की प्रॉब्लम बढ़ेगी क्योंकि ब्लड डोनेशन होगा कैसे, एनीमिक लोग जब ज्यादा होंगे तो
भारत सरकार, राजस्थान सरकार इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है। जी एक एनीमिया मुक्त राजस्थान करके एक कार्यक्रम चलता है, उसमें हम लोगों को यही समझाते हैं जी कि आप घर का जो अच्छा खाना है वो खाइए, बाहर का खाना या इस तरीके के फास्ट फूड जो कल्चर है इसको कम अपनाइए। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत जी सारे हमारे युवा साथी ऐसे हैं जो इन बातों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, और ये मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मुझे मतलब थोड़ा दुख लग रहा है कि मैं हमारे युवाओं को जो है इस तरीके के लिए कह रहा हूँ, बट ये सच है। जी ये सच है और हमें स्वीकारना होगा कि हमारे युवा साथियों को अपनी खान पान की आदतों में बदलाव करना होगा। जी बाहर के खाने को कम से कम मिनिमाइज, जी आप जितना कम कर सकते हैं, जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति ना हो तब तक। आप अच्छा खाना खाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। जी तो बिल्कुल। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, आपको जो दूसरी चीजें हैं, आपको शारीरिक थकान भी जल्दी नहीं होगी, आपकी एनर्जी का लेवल भी अच्छा होगा। और जब आपका शरीर सही रहेगा तो आप तभी मोटिवेट, आपका मन अगर अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं जी है। शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपको क्या लगता है कि आप किसी को मोटिवेट कर पाएंगे? नहीं कर नहीं पाएंगे। कर पाएंगे। आपने पहले खुद ब्लड डोनेशन किया, कई बार किया, उसके बाद ही तो आप मोटिवेट कर पाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मैं आज खुद तो ब्लड डोनेशन करूं नहीं और मैं किसी मंच पे जाके बड़ा बड़ा बोल के आऊं आपको ब्लड डोनेशन करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो लोग मानेंगे क्या? नहीं, ऐसे तो कौन नहीं मानेंगे। कोई नहीं मानेगा। तो इसीलिए मैं महिलाओं को भी खास तौर पे कहना चाहूंगा कि वो अपना हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम रखें, फास्ट फूड से बचें, और जब उनका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम होगा तो आप ये मान लीजिए कि उस घर में फिर किसी का भी 12.5 ग्राम से कम नहीं होगा। वो हमारी बिल्कुल। इतनी अच्छी मोटिवेटर हो सकती है। जी तो वो अपने भाई को, पति को और बाकी अपने जो साथी हैं जो उनके आसपास हैं, पीयर, उनको भी मोटिवेट कर सकती है। तो महिलाओं को इस मुहिम में आगे आना चाहिए और मैं समझता हूँ उनका एक बहुत बड़ा भूमिका है इस रक्तदान के क्षेत्र में। जी। एक हमारे टीम में लड़की हुआ करती थी, नीलम चौहान, जो आज भी हमारे परिचय में है और साथ में जुड़ी रहती हैं। उनके हस्बैंड भी जो है रेगुलर डोनर हैं अभी। तो वो क्या करती थी, हमारे कैंप में हमारे जब भी कैंप होते थे वो खुद तो डोनेशन कर नहीं सकती थी, लेकिन वो आसपास में जहां भी हम कैंप करते थे तो लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आती थी कि भैया चलो ब्लड डोनेशन करो, भैया चलो ब्लड डोनेशन करो। तो क्या ये रोल सभी लड़कियों को करना चाहिए जब भी कैंप्स हो? भले ही वो खुद डोनेशन नहीं कर पाती हैं एनीमिक होने की वजह से, किसी भी रीजन से, लेकिन वो ये काम तो कर ही सकती हैं कि लोगों को मोटिवेट करें और ब्लड डोनेशन के लिए लेके आए। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है और सार्थक भी है कि अगर हम सभी लोग मोटिवेशन की तरफ जाएंगे, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो रक्तदान हो, चाहे वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, डोनेशन के लिए बात हो, तो वहाँ पे महिलाओं का रोल बहुत ज़्यादा है जी। और अगर वो इस तरीके से मोटिवेशन करती हैं तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए समाज में बदलाव आने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। जी और दूसरा, आज अगर सोशल मीडिया की बात करें तो उस पर अगर आप स्क्रीन टाइम देखेंगे तो खूब है, महिलाओं का भी कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई जरूरी नहीं कि आप किसी को बांह पकड़ के ही लाते हो। हमारे युवा साथियों से, वो महिलाओं शब्दों से से ही प्रभाव बन जाता है। बिल्कुल, वो बेकार की चीजें कई बार फेसबुक पे, इंस्टा पे इधर उधर के फोटो, ऐसी बातें जिनसे कोई बहुत ज्यादा किसी को लाभ नहीं हो रहा है जी। तो अगर उन्होंने महीने में जितनी भी पोस्टें डाली है फेसबुक पे, एक वीक में एक पोस्ट अगर उन्होंने ब्लड डोनेशन के लिए डाल दी जी तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा सार्थक होगा उनका फेसबुक चलाना, उनका इंस्टा चलाना। बिल्कुल। अगर आपने दिन में 5 घंटे खराब किए रील और शॉर्ट्स देखने में, मुझे नहीं लगता, मैं भी कई बार देखता हूं किसी ने कोई ब्लड डोनेशन पे रील बनाई हो, किसी ने कोई ब्लड डोनेशन पे शॉर्ट्स बनाए हो। जी। पता नहीं क्यों है, लेकिन बहुत कम है। हाँ है, लेकिन बहुत कम है। चाहिए। तो हमारे युवा साथियों को, महिलाओं को, जरूरी नहीं है कि बाहर पकड़ के ही लाए, उनके पास उतना टाइम है, लेकिन आप जहां भी हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं, आप मोटिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भी आप कर सकते हैं। आपका कभी भी हम स्टेटस चेक करते हैं तो आप अपना ब्लड ग्रुप लिखते हैं। जी। हमारे कितने साथी हैं जो अपने स्टेटस में ब्लड ग्रुप लिखते हैं, और फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे नहीं लिखते।
बिल्कुल। वो जब भी कहीं इधर उधर जाते हैं, मैं खा रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं गा रहा हूं, ये स्टेटस तो अपलोड करते हैं। जी। लेकिन कितने साथी हैं जो अपना ब्लड ग्रुप लिखते हैं, जो ये लिखते हैं मेरा हीमोग्लोबिन इतना है, ऐसा लिखता देखा है किसी को? नहीं देखा। बिल्कुल। सही मायने में उनको ये लिखना चाहिए, लास्ट डोनेशन डेट भी लिखनी चाहिए। यस, लास्ट डोनेशन डेट, ताकि पता लगे यस दिस इज डोनर। जी। तो ये चीजें, ये बदलाव आ जाएगा जिस दिन हमारे युवाओं में, तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत आगे होंगे। और आप इस काम को बखूबी कर रहे हैं, हमारे जो बहुत सारे डोनर ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कर रहे हैं, कॉलेजेस के ग्रुप्स हैं बहुत सारे लिखने लगे हैं जी। बहुत सारे लोग अपने स्टेटस पे लगाने लगे हैं मेरा ब्लड ग्रुप ये है। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फेसबुक ने भी एक टूल डेवलप करके दिया है ब्लड डोनेशन का। आप फेसबुक पे जाइए और वहां पे सर्च करिए ब्लड डोनेशन, तो आपके आसपास कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसके नोटिफिकेशंस आपको अपने फेसबुक अकाउंट पे मिल जाएंगे। ये भी एक टूल बहुत अच्छा है जो सोशल, क्योंकि आजकल का युवा जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स को बहुत फास्ट चेक करता है और नोटिफिकेशंस और उनसे अवेयरनेस जो है उनका लेवल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं समझता हूँ वहाँ भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं जी। और उसके माध्यम से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा, क्या ब्लड डोनेशन जरूरी है? बिल्कुल, कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता? वर्तमान में तो नहीं है कोई और ऑप्शन। ब्लड डोनेशन जरूरी नहीं, कहीं भी बहुत फैक्ट्री नहीं बनाई जा सकती ब्लड की? बिल्कुल, ब्लड की कोई फैक्ट्री नहीं होती, ये मानव शरीर में ही निर्मित होता है, उसी से जान बचती है और ये लाइव पार्ट है। मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी अभी कोई ऐसे शोध आने वाले हैं कि ब्लड का कोई विकल्प, अभी तक तो नहीं है, बाकी शोध अभी जारी हैं। अच्छा, कई लोग हैं जो ऐसा ये चाहते हैं कि क्या मानवता, क्या सेवा, क्या वो अपने स्वार्थ के लिए रक्तदान नहीं कर सकते? क्या फायदे हो सकते हैं अगर कोई नियमित रूप से रक्तदान करना शुरू करे तो? मुझे ऐसा लगता है कि आज आप किसी भी विषय को छोड़ेंगे नहीं, सभी विषयों को इस चर्चा में शामिल करेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि मुझे क्या फायदा होगा ब्लड डोनेशन से, मानवता और ये सब बातें, तो ठीक है, तो उनके लिए भी हमारे पास कुछ विषय हैं। नहीं, बहुत सारे फायदे हैं, कहा जाता है, बिल्कुल बहुत सारे फायदे हैं। आप जब भी ब्लड डोनेट करने जाते हो तो आपकी 5 जांचें फ्री में हो जाएंगी। जी बिल्कुल। आप ये सोचिए ही मत कि किसी की जान बचेगी, आप तो सोचिए मेरा फायदा क्या। 5 जांचें, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस और मलेरिया। जी बिल्कुल। ये 5 जांचें आपकी फ्री में हो जाएंगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। एक फायदा। जी। दूसरा फायदा सुनिए अब आप, आपका हेल्थ चेकअप जो है, आपका बीपी शुगर ये तो नहीं है, आपका बिल्कुल सब सही सलामत है जी। हीमोग्लोबिन का आपको पता लग गया, ये जांचें भी आपकी फ्री हो जाएंगी। दूसरा सबसे बड़ा जो फायदा है, इससे भी बड़ा, आप जब नियमित रक्तदान करते हैं तो आपका जो ब्लड है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। और बहुत सारे ऐसे शोध हुए हैं विश्व में, बहुत सारी रिसर्च हुई है जिससे ये पता लगता है कि जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं उनको हार्ट अटैक का खतरा, हृदयाघात का खतरा जो है, जोखिम है, वो काफी कम हो जाता है। और दूसरी नई बात कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी बॉडी में जो नवीन रक्त बनने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है जी। तो जब तेज हो जाएगी प्रक्रिया तो आपका एनर्जी लेवल वैसे ही अच्छा रहेगा जी। तो आप इसको ऐसे देखिए कि कोई डोनर अगर ये पूछता है कि भाई साहब ये मानवता तो ठीक है, पर मेरा क्या फायदा है, तो ये फायदे हैं आपको भी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे ब्लड डोनेशन से फायदा नहीं होता हो, सभी को फायदा है, जो डोनर है उसको भी फायदा है। आपने ब्लड डोनेट किया, आपके परिवार में किसी को आवश्यकता है, उसको अपना कार्ड ले जाइए, उसको ब्लड मिल जाएगा। तो किसी के क्या ब्लड से रिलेटेड कई बार ब्लड इन्फेक्शन वगैरह भी होता है, तो इसकी वजह से वो ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए जो है कुछ मेडिसिन साफी वगैरह टाइप कुछ लेते हैं, तो क्या ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए उनको ब्लड डोनेट करने का सजेशन दिया जा सकता है? देखिए टेक्निकली ऐसा कोई अभी तक प्रूफ नहीं है। प्यूरिफिकेशन एक अलग, जिसको कहना चाहिए शाब्दिक अर्थ उसका अलग है। यहाँ अपन ये कि ब्लड प्यूरिफाई होता रहता है, नया ब्लड बनता है और सेल्स डेड नहीं होते हैं, तो इस वजह से इसको आप नवीन रक्त बनना कह सकते हैं बजाय प्यूरिफिकेशन के, क्योंकि प्यूरिफिकेशन तो फिल्ट्रेशन बात हो गई कि ब्लड आपकी बॉडी में ही रहे और फिल्ट्रेशन हो जाए।
जी। ये तो क्या है कि जैसे ही आपके सेल्स बाहर निकलते हैं तो 90 दिन के अंदर दूसरे नए सेल्स बनते हैं। नए जी। सेल्स बनते हैं तो उनका जीवन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी। तो आप उसको ऐसे देख सकते हैं। प्यूरिफिकेशन कहना ठीक नहीं है। हाँ, नवीन रक्त बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ऐसे बहुत सारे शोध हुए तो आपका एनर्जी का लेवल तो बढ़ेगा ही। ये तो जी बहुत जी जी सामान्य सी बात है। जी। अच्छा, अब जैसा कि अभी आपने ही कहा कि जब भी हमारे आसपास में कहीं ना कोई कहीं भी कोई कैंप लगता है तो हमारे सभी यूथ को वहाँ ब्लड डोनेशन करना चाहिए और काफ़ी लोग जाते भी हैं। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हैं जब उनके एरिया में कभी कोई कैंप नहीं लग रहा है और कैंप नहीं लगने की वजह से उन्हें रक्तदान किए हुए 2-2, 3-3, 4-4 साल हो चुके हैं। उन लोगों के लिए क्या सजेशन हो सकता है? उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी एक विसिनिटी में, किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में अगर कोई कैंप नहीं लग रहा है तो वो खुद कैंप ऑर्गेनाइजर बने। मैं तो कहता हूँ, देखिए, बदलाव के लिए हमें सबसे पहले आगे आने होता है। कोई दूसरा व्यक्ति कैंप लगाएगा, उस कैंप में हम जाएंगे। अगर वो कैंप नहीं लग रहा है तो हम नहीं जा रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है उन सभी से कि आपके आसपास यदि किसी कैंप का आयोजन नहीं हो रहा है तो आपको बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप कैंप ऑर्गेनाइजर बन जाएं। अपने आसपास के 10, 15, 20 लोगों का एक छोटा ग्रुप बना लें, उनके नाम नंबर लिख लें, उनको सूचना करें, उनसे सहमति लें कि भाई अपन कब कर सकते हैं, कौन कौन डोनेट करेगा। जब वो सब लोग सहमत हो जाएं, जिस तारीख पे, समय पे, अपने नजदीकी ब्लड बैंक को बुला लें। और बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, कोई इसमें बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आप अपने घर में, आप अपने आसपास कोई ऐसी जगह जहां आराम से हो सकते हैं कैंप, वहां कर सकते हैं। अगर ऐसी भी व्यवस्थाएं, सुविधाएं नहीं है तो आजकल हमारे जो ब्लड बैंक हैं उनके पास वाहनों की भी सुविधा है। राजस्थान में रक्त संग्रहण एवं परिवहन वाहनों की सुविधा उपलब्ध है जी। तो आप गाड़ी बुला सकते हैं। उसमें तो आपको कुछ भी अरेंजमेंट नहीं करना, आप गाड़ी में जाएं और वहां अपना डोनेशन करें और बाहर आ जाएं। तो इसमें बिल्कुल घबराने की, डरने की या परेशान होने की बात नहीं है कि मेरे तो आसपास 4 साल में कोई कैंप नहीं लगा, मैं क्या करूं। आप अपने नजदीकी ब्लड बैंक में जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग हों। आप 4 लोग भी हैं तो भी चले जाएं, एक अकेले भी हैं आप तो किसने मना किया जी। आप जाइए, जिस दिन आपका बर्थडे है ब्लड बैंक में जाइए। आज मेरा बर्थडे है, ब्लड डोनेशन करना है जी। जिस दिन आपके बच्चों का बर्थडे है, जाइए, ब्लड डोनेशन करना है। एक अकेला व्यक्ति भी जा सकता है, ब्लड डोनेशन कर सकता है। वहां तो 24 घंटे खुला है, आप कभी भी जा सकते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप ब्लड डोनेशन कभी भी कर सकते हैं जी। ब्लड डोनेशन कभी भी किया जा सकता है, हर 3 महीने के अंतराल से। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप सक्षम नहीं है रक्तदान शिविर आयोजन करने के लिए तो उसके लिए आपका यही बेहतर होगा कि आप ब्लड बैंक जाएं, नियमित रूप से ब्लड बैंक जा करके और वहाँ ब्लड डोनेशन करके आ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसा कि हम देखते हैं कि कई लोग एनीमिक हैं, ज़्यादातर लड़कियां हैं, तो वो ब्लड डोनेशन करना तो नहीं चाहती हैं। एक यहाँ आपके सामने मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। 2014-15 के आसपास की बात है। मैं कुम्हेर गया था, आपके भरतपुर के पास में ही कुम्हेर पड़ता है, और वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, गर्ल्स का पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जहाँ एक मोटिवेशन सेशन के लिए मुझे मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया था। और हमारी आईएएस शुचि त्यागी जी भी वहाँ मौजूद थी उस कार्यक्रम में, अतिथि के तौर पर, मुख्य अतिथि के तौर पर वो आमंत्रित थी। और वहाँ लड़कियाँ बहुत ज़बरदस्त मोटिवेट हुई। और जैसे ही कैंप स्टार्ट किया गया तो लड़कियाँ वहाँ ब्लड डोनेशन के लिए उमड़ पड़ी। और कई लड़कियां एनीमिक होने की वजह से ही वहां रिजेक्ट भी हुई। और जो रिजेक्ट हुई थी वो रोती हुई मेरे पास आई और बोली कि भैया प्लीज हम ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं, हमारे जबरदस्त, प्लीज ब्लड डोनेशन करा दीजिए, करा दीजिए, करा दीजिए। लेकिन मैं भी वहां उनको सपोर्ट नहीं कर सकता था क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन कम है। और ऐसी सिचुएशन में हम रिस्क नहीं ले सकते, ना डोनर के साथ ना पेशेंट के साथ। बिल्कुल। तो वहां मैंने मेरी एथिक्स को यूज करते हुए उनको जो है समझाने की कोशिश की और समझाया भी, वो कन्विंस भी हुई। उनको बस यही कहा गया कि आप जो है अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। कुछ उनको टिप्स भी दिए थे। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ टिप्स
यहाँ दें, जिससे कि इजीली हम हीमोग्लोबिन को ग्रो कर सकें। और ऐसी क्या हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए या हमारा खान पीन का रूटीन होना चाहिए जिससे कि हम एनीमिक हो ही नहीं? बहुत ही अच्छा आपने विषय है ये जिसको लिया है। मैंने जस्ट अभी 1 मिनट पहले ही इस पर चर्चा की थी। दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आपको खरीद के बाजार से लाना पड़े। हमारे घरों में सामान्य रूप से ये सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं। जी परिवार की जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो जानती भी हैं इस बात को। जी जी जी। सारे परिवार के बुजुर्ग जानते हैं कि ब्लड कैसे बढ़ेगा। हम्म कोई मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं है। आपको सामान्य रूप से जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो हैं। पालक आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है, गुड़ है, चना है, और अपना जो बाजरा है जी 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 जी। जो राजस्थान में बहुतायत से पाया जाता है। बहुत सामान्य चीजें हैं जी अगर आप फ्रूट्स में अगर बात करेंगे तो आपकी गाजर है, चुकंदर है, अनार है, ये आयरन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं जी। और फिर भी अगर किसी को हीमोग्लोबिन का लेवल कम रहता है जी तो निशुल्क अपने पास के आंगनवाड़ी केंद्र पर आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां भी निशुल्क उपलब्ध रहती हैं जी। किशोरियों के लिए। जी जी जी। अलग तरह की गोली आती है छोटी, गर्भवती माताओं के लिए अलग से गोली आती है जी। तो इस तरीके का कैटेगराइजेशन भी है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन लेवल सही रहे जी तो पहले तो आपके पास घर में ही सारी चीजें मौजूद हैं। जी। कुछ भी बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप अपने पड़ोस के आंगनवाड़ी केंद्र से निशुल्क जाके ये गोलियां ला सकते हैं। इसका कोई पैसा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा प्रदेश और हमारा देश अपने आप ही स्वस्थ रहेगा, हमारा युवा स्वस्थ रहेगा तो हमारा जो देश है उसका विकास और तेजी से होगा। और ये जो विभाग पर स्वास्थ्य विभाग पर एक आर्थिक बोझ जो रहता है बीमारियों का वो भी कम करने में, ये ऐसा नहीं है कि हीमोग्लोबिन से सिर्फ एक पहलू कि ब्लड डोनेशन से रिलेटेड है। हीमोग्लोबिन से पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था पर असर पड़ता है। यदि आपने लोगों को मोटिवेट कर दिया कि आप अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन रखें तो हीमोग्लोबिन से बहुत सारे पूरे देश की विकास की रफ्तार बढ़ती है। क्योंकि लोग कम से कम बीमार होंगे जी, उनके जो कार्य के घंटे हैं वो बढ़ जाएंगे, उस परिवार पर बीमारी का जो बोझ है उसकी जो जेब पर आने वाला है वो कम होगा जी, प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा जी। तो कहने का मतलब हम ये देखते हैं कि ये हीमोग्लोबिन सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है जी जी जी, ये हर पहलू को जी, समाज के हर पहलू को टच करती है, जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई बात है। इसलिए वास्तव में हमें हीमोग्लोबिन पे काम करने की आवश्यकता है और हमारे युवाओं में सभी को हीमोग्लोबिन अपना 12.5 ग्राम रखना चाहिए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए जी। अच्छा, आमतौर पर ये भी देखा जाता है कि कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस की बस की बात नहीं होती है। जैसे मेरे जैसे लोग हैं या जो कैंप ऑर्गेनाइजर्स दूसरे हैं, तो जो बड़े ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो कभी किसी को थर्मस दे दिया, कभी किसी को हेलमेट दे दिया, कभी किसी को कुछ और दे दिया, यानी कि वो गिफ्ट देकर के और लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए लुभाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये सही है या इससे डोनर्स को कहीं ना कहीं लालच देकर रक्तदान करने की आदत डाली जा रही है? देखिए, इस पे चर्चा करना वाकई बहुत ज़रूरी है और हमने हमारे विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने कई बार जो है इस पर डायरेक्शन जारी किए हैं और ये तो रही सरकारी बात जी कि हमने बहुत सारे डायरेक्शन इस विषय पर बहुत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि ये तो एक तरह से पेड डोनेशन हो गया। फिर बिल्कुल, फिर अगर अपन बात करें कि सामान्य परिस्थिति, सामान्य हमारा जो व्यक्ति है उसके लिए क्या, तो मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि देखिए, स्वैच्छिक रक्तदान क्या जी, स्वैच्छिक रक्तदान वो जिसके बदले में हमें कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हो जी, वो तो है स्वैच्छिक रक्तदान।
लोग कहते हैं अरे साहब हमने हेलमेट दे दिया तो साहब इसमें आपको क्या परेशानी है, आप बार बार ये इस तरीके के डायरेक्शन निकालते रहते हो। कैंपर दे दिया, आपको क्या प्रॉब्लम है, अभी अगर कैंपर नहीं देते तो 100 डोनेशन होते, कैंपर दे दिए तो 200 हो गए। फिर हम उनको समझाते हैं कि नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है। आप कोई उसको मोटिवेट करने के लिए कैप दे दी, कोई रिस्ट बैंड दे दिया, जिसका मूल्य आईसी मटेरियल दे दिया, हाँ, जिसका मूल्य कोई एक छोटा कॉफी मग दे दिया, तो एक वो आईसी उस पर संदेश है ब्लड डोनेशन। जी जी जी। तो वो तो लोगों को मतलब मोटिवेट, संदेश तो हेलमेट पर भी है, संदेश तो हमारे कैंपर पर भी है, वो लेकिन बोलते हैं तर्क देते हैं इस तरह के। लेकिन उसका मूल्य ज्यादा है, उसका मूल्य ज्यादा है। इस वजह से लोग क्या करते हैं कि उनको ये रहता है कि भाई मैं अगर यहाँ रिजेक्ट कर दिया गया तो मुझे कैंपर नहीं मिलेगा। तो आप देखेंगे कि जो हमारा ब्लड डोनर फॉर्म है उसमें काफी सारी चीजें पूछते हैं हम जी। हम पूछते हैं आपने कोई टैटू तो नहीं गुदवाया था, आपका कोई पिछले 3 महीने में बुखार तो नहीं आया था जी, आपका कोई ऐसा व्यवहार तो नहीं रहा जो जोखिम भरा हो, जिसमें आपको HIV, हेपेटाइटिस बी, सी या कोई और बीमारी लगने की संभावना है। तो जब वो जानकारी देता है, अपनी हिस्ट्री देता है डोनर, तो उसका ध्यान डोनर खुद की सेफ्टी पे, पेशेंट की सेफ्टी पे नहीं रहेगा, उसका ध्यान उस कैंपर की तरफ रहेगा और वो अपनी सही जानकारी नहीं देगा जी। तो इससे क्या होगा, इससे वो पूरा जो सुरक्षा चक्र है वो टूटेगा, रिस्की ब्लड आएगा। यस। तो इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है कि हमें लोगों को इस प्रकार की चीजें नहीं देनी चाहिए। और इसका कारण जी, अगर हम कैंप ऑर्गेनाइजर को समझा देंगे तो ऐसा नहीं कि हमारे कैंप ऑर्गेनाइजर समझेंगे नहीं, वो समझते हैं। लेकिन या तो उनको अभी किसी ने समझाया नहीं या प्रयास नहीं किया गया। तो यहाँ ये सबसे बड़ी बात है कि आप ये काम कर क्यों रहे हैं जी, ब्लड डोनेशन कर क्यों रहे हैं, किसी के भले के लिए। ठीक है, जब भी हम रक्तदान करते हैं तो हमारी 5 जांचें होती हैं, HIV, सिफिलिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये 5 जांचें। इनमें से सबसे खतरनाक माना जाता है HIV को, जिसका विंडो पीरियड होता है 90 दिन। अलाइजा मेथड से जब टेस्ट किया जाता है तो 90 दिन का इसका विंडो पीरियड होता है। लेकिन जब नेट टेस्टिंग की जाती है, जो कि अपडेटेड टेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, उससे विंडो पीरियड इसका 8 से 15 दिन के करीब हो जाता है। लेकिन विंडो पीरियड तो एक दिन का भी विंडो पीरियड है ही, रिस्की तो वो भी है। तो HIV इन्फेक्शन से बचने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो HIV होने के 4 कारण होते हैं, 4 कारणों से HIV होता है और उनमें से एक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो हमारे ब्लड डोनेशन के साथ में जुड़ा हुआ है कि अगर कोई विंडो पीरियड का ब्लड किसी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है तो उसको भी HIV हो जाता है, हो सकता है नहीं, हो जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए और किन किन चीजों से बचना चाहिए? अभी अपन जस्ट चर्चा कर ही रहे थे कि जो हमारे डोनर ऑर्गेनाइजेशन है वो हेलमेट या कैंपर या इस तरीके के प्रलोभन की चीजें जो देते हैं, सबसे पहले तो उसको रोकने की आवश्यकता है। मान लीजिए आज मेरा कोई जोखिम भरा व्यवहार रहा कहीं भी, जी, ठीक है, मैंने कोई भी इन्फेक्शन गेन कर लिया, तो उस लालच में मैं बताऊंगा नहीं जी, मैंने जैसे ही बताया कि मेरा कोई जोखिम भरा व्यवहार रहा तो ये तो गिफ्ट नहीं मिलेगा, गिफ्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो इसको बंद करने की आवश्यकता है। नंबर 2, आपने जो जांचें हैं उनके बारे में कहा है, तो बिल्कुल विंडो पीरियड होता है और वर्तमान में जो बेस्ट पॉसिबल जो किट्स और जो सुविधाएं हैं वो हम हमारे सरकार में, जिसको हम 4th जनरेशन किट बोलते हैं जी, वो बोलते हैं, जिससे विंडो पीरियड काफ़ी कम होता है। और जो मल्टी ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स हैं जिनको बार बार ब्लड चढ़ता है, चाहे वो थैलेसीमिया हो, चाहे ल्यूकेमिया हो, चाहे और चीज़ें हो, मल्टी ट्रांसफ्यूजन, उनको हम नेट टेस्टेड ब्लड भी अवेलेबल कराते हैं। और निकट भविष्य में हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को, सभी लोगों को नेट टेस्टेड ब्लड
उपलब्ध करा पाए। दूसरा जो बड़ा कारण है कि हम उस विंडो पीरियड को बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप समझते हैं विज्ञान का विकास हो रहा है, धीरे धीरे विंडो पीरियड कम हो रहा है, लेकिन अभी जीरो नहीं हुआ है। यहाँ मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि विंडो पीरियड का मतलब होता है कि जिस दिन से वो इन्फेक्शन उसकी बॉडी में आया है, उसके ब्लड में आया है, उसके 90 दिन तक वो टेस्टिंग्स में भी सामने नहीं आता है, कोई भी सिम्टम्स जो है वो भी सामने नहीं आते हैं, इसलिए वो बिल्कुल हिडन है। और वो 90 दिन का जो टाइम पीरियड है वो विंडो पीरियड कहलाता है, जिसमें कि आप टेस्टिंग्स में भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और नेट टेस्टिंग जो अपडेटेड टेस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसमें ये विंडो पीरियड जो है 8 से 15 दिन हो चुका है, 90 दिन से 8 से 15 दिन, लेकिन वो विंडो पीरियड भी जो है वो रिस्की है 8 से 15 दिन का भी। जी, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो विंडो पीरियड है उसको जीरो तो नहीं किया जा सकता है जी। तो अब हमें और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि देखिए विज्ञान जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है जी। और साधारण शब्दों में कहें तो तरक्की की वजह से ही हम 90 दिन से 8 से 15 दिन पे आ पाए हैं। जी बिल्कुल। और जीरो नहीं हुआ है तो उसको जीरो कैसे कर सकते हैं, अगर अपन बात करें कि जीरो कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जीरो। उसके लिए डोनर को अवेयर रहना पड़ेगा, बस बिना किसी तकनीक के कर सकते हैं। जो लोग रेगुलर डोनेशन करते हैं उनका ब्लड से फेस्ट ब्लड होगा। मैंने आज डोनेशन कर दिया, मेरे सारे टेस्ट लग गए, 3 महीने बाद मैंने फिर दोबारा ब्लड किया तो वो जो विंडो पीरियड है वो जीरो हो गया। जी बिल्कुल। दोबारा मेरे टेस्ट लग गए, मैंने फिर रेगुलर डोनेशन किया, तो वो ब्लड जिस किसी को भी जाएगा उसको संक्रमण का खतरा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये एक तरीका है। साथियों, आप सभी जो हमारे सुधी रक्तदाता हैं, सुधी श्रोता हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि आप जब नियमित रक्तदान करते हैं तो देखिए विज्ञान की कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं, लेकिन आपका जो हौसला है, आपका जो कमिटमेंट है, वो अगर पक्का है कि हम नियमित रक्तदान करेंगे तो इस विंडो पीरियड को भी जीरो किया जा सकता है। जी। तो रक्तदान से ही, स्वैच्छिक रक्तदान से ही संभव है इस विज्ञान की सीमा जो है इसकी पूर्ति कर पाना। तो अब हमें, जैसा भी प्रशांत जी ने पूछा है कि हम कैसे इसको जीरो कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया एक साधन है नियमित रक्तदान। नियमित रक्तदान से ही इसको जीरो किया जा सकता है। बाकी सरकार की ओर से जितनी भी बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल सुविधाएं हैं वो ब्लड बैंक में अवेलेबल कराई जा रही हैं, वो हम कर रहे हैं। वैसे तो एनएचएम में आप कार्यरत हैं और राजस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर के तौर पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, नौकरी है इसलिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा देखा जाता है कि आप इस काम को दिल से कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं कि शायद आप अपनी नौकरी में जितना समय दिया जाना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा समय इस कॉज को दे रहे हैं। इसके पीछे क्या वाकई में कोई ऐसी प्रेरणा है या कोई ऐसी घटना है जिसके कारण आप इतना तल्लीनता से अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं? प्रशांत जी, ये एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है। मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि मान लीजिए मैं कोई दूसरा व्यवसाय कर रहा होता या दूसरा कोई नौकरी कर रहा होता, ठीक है, तो मैं जो मेरी सेवाएं दे रहा हूँ उसके प्रतिफल के रूप में मुझे मानदेय मिलता है, सैलरी मिलती है। जी, लेकिन आप उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। फिर मैं ये सोचता हूँ कि आप पूर्वजों को देख लीजिए, हमारे समाज में आप देख लीजिए कि अपनी नौकरी के साथ लोग, कोई व्यक्ति दान कर रहा है, कोई पीड़ितों की मदद कर रहा है, कोई सेवा का काम कर रहा है, तो उसके बदले में वो कोई प्रतिफल नहीं ले रहा है, कोई सैलरी नहीं ले रहा है। जी। तो मुझे जब भगवान ने इतना अच्छा काम करने के लिए बनाया है और ऐसा अवसर प्रदान किया है जी, कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे प्रतिफल भी मिल रहा है, मुझे मेरी सैलरी भी मिल रही है, जी, तो मैं क्यों ना उसको और अच्छे तरीके से, जी, और बेहतर तरीके से कर पाऊं। एनएचएम जो है जिसमें आप ब्लड सेफ्टी देखते हैं, राजस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, तो एनएचएम की तरफ से क्या, किस तरह के जागरूकता अभियान इस समय राजस्थान में चल रहे हैं और उनमें अभी क्या मोटिव है? क्या हम सिर्फ और सिर्फ रक्तदाता ही बना रहे हैं या उनको आदर्श रक्तदाता बनाने की तरफ भी हमारा ध्यान केंद्रित है? बिल्कुल,
देखिए कई तरह के हमारी जो जैसे जैसे कहते हैं ना, कोई युद्ध लड़ते हैं तो रणनीति बनाते हैं, ऐसा जी। करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जी जी। वैसे ही हम लोग भी चर्चाएं करते हैं, हम लोग भी प्रयास करते हैं, अलग अलग तरीके की रणनीति बनाते हैं। एक छोटी रणनीति होती है कि हमें क्वांटिटी चाहिए, इतना जी। यूनिट ब्लड चाहिए, जी। तो बस हम पोस्टर है, पैम्पलेट्स हैं, उनके माध्यम से एक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो वो हमारा शॉर्ट टर्म गोल होता है। जी। एक लंबे समय के लिए सोचते हैं कि एक बार कोई रक्तदाता अगर बन गया जी। तो वो फिर हमसे टूटे नहीं। तो फिर हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो ब्लड बैंक की टीम है उसका व्यवहार कैसा रहा, उसने जो प्रिक लगाया वो कितना आसान था, उसको ब्लड जब दोबारा जरूरत पड़ी तो ब्लड बैंक ने कैसा रेस्पॉन्ड किया। ये हमारे दूरगामी जो लक्ष्य होते हैं उनके लिए काम करते हैं। हम जो हमारे जितने भी राजनीतिक जो दल हैं उनके साथ भी हम कम्युनिकेट करते हैं, उनकी भी कुछ समस्याएं होती हैं। हमारे ब्लड बैंकर्स हैं, उनकी भी बहुत सारी, हमारे स्टाफ की बहुत सारी, कि सर हमारा तो जीवन ही इस इमरजेंसी सेवा में गुजर जाएगा, आप कहते हो अलर्ट रहो, तो हमारी भी फैमिली है। रात भर फोन, जिस दिन ड्यूटी पे होते हैं ड्यूटी के टाइम में भी फोन आते हैं, और ड्यूटी से हम घर चले जाते हैं तब भी फोन आते हैं, हम क्या करें। तो कहने का मतलब जो ये है कि एनएचएम एक होलिस्टिक अप्रोच है जी, जो सभी पहलुओं पे काम करता है, किसी एक पहलू पे नहीं जी। उसके लिए अलग अलग हम स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि हम स्टाफ के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हम जो जन सामान्य है उसके साथ क्या कम्युनिकेशन करेंगे जी। हमारे जो कैंप ऑर्गेनाइजर हैं उनके लिए, उनके मोटिवेशन के लिए, उनका साहस बनाए रखने के लिए उनको प्रशस्ति पत्र देना है, डोनर को मोटिवेट करने के लिए डोनर कार्ड देना है, 14 जून और 1 अक्टूबर पे काफ़ी सारे लोगों को सम्मानित करना है, जो ये प्रलोभन देते हैं ऐसे डोनर ऑर्गेनाइजेशंस को डिमोटिवेट करना है, तो उनके लिए अलग डायरेक्शंस जारी करना है जी। बहुत सारे कॉलेजेस में नए जो रक्तदाता हैं उनको जोड़ने के लिए कॉलेजों में मुहिम चलानी है, तो हमारे जो गवर्नर साहब हैं उनके माध्यम से संदेश भेजना होता है। जो हमारा प्रशासनिक अमला है जिसमें कलेक्टर्स और बाकी सारे लोग आते हैं, उनके लिए डायरेक्शंस भेजने होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग विषय पर जी अलग अलग तरीके की रणनीति काम करती है जी, और उसी हिसाब से हम अपनी रणनीति तैयार करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो फील्ड में जाके जैसा हमने सोचा है वैसा ही उसका रेस्पॉन्ड मिले। और आप देखते भी हैं बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे हैं, तो उसके लिए भी हम अलग क्रिएटिव्स बनवाते हैं जी। बहुत सारे तो हमें आप जैसे साथी जो हैं नए नए फेसबुक पे डालने के लिए वो भेजते रहते हैं कि सर ये डालो। बहुत सारे लोग हैं जो नई नई आईसी, डागा साहब को आप जानते हैं जी जी, नवल डागा साहब को, वो नई नई आईसी क्रिएट करते रहते हैं। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, बाबेल जी हैं चित्तौड़गढ़ में, तो राजस्थान में बहुत सारे ऐसे हमारे जैसे कहना चाहिए इस युद्ध के सिपाही हैं, रणनीतिकार हैं, जो अपने अपने तरीके से जी। आप है, आपने गाने भी कई बनाए हैं, उनको रिलीज किया है। बहुत सारे मोटिवेटर्स हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ब्लड बैंकर्स हैं, उनका भी काम करने का कुछ तरीका अलग है। तो कहने का मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच जी, जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उसी के हिसाब से हम अपनी रणनीति तय करते हैं और उस रणनीति को क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। कई बार कुछ ब्लड बैंक्स हैं जो क्राइसिस के दौर से गुजर रहे होते हैं, जैसे कि आमतौर पर देखा जाए कि एसएमएस हॉस्पिटल है या ट्रॉमा है, सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय है या जनाना है, वो क्राइसिस से जूझ रहे होते हैं। लेकिन वहीं प्राइवेट ब्लड बैंक्स जो है वहाँ पर ब्लड की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ स्टॉक फुल होता है और वो विदाउट रिप्लेसमेंट ब्लड दे करके और ब्लड रिलीज कर रहे होते हैं पेशेंट्स के लिए। तो ऐसी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए क्या एनएचएम कोई काम कर रहा है कि भाई जहां ब्लड का क्राइसिस है वहां जो है ज्यादा कैंप्स हों? इसके लिए देखिए, एक तो जन सामान्य को ही हम लोग अपील करते हैं, क्योंकि ये विषय काफ़ी संवेदनशील है और एज एनएचएम हम लोग किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहेंगे कि, क्योंकि होता ये है कि जैसे मान लीजिए महिला चिकित्सालय में या एसएमएस हॉस्पिटल में पेशेंट है, लेकिन वहां के ब्लड बैंक में ब्लड की बहुत क्राइसिस है और प्राइवेट ब्लड बैंक से वो लाना चाहता है पेशेंट का अटेंडेंट, लेकिन डॉक्टर्स भी जो है वो बाहर का ब्लड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब वो सेफ्टी फीचर्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है,
मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये काफी संवेदनशील विषय है। इसमें किसी पर भी आरोप लगाना या किसी की भी भूमिका को संदिग्ध रूप से बताना, कहना काफी मुश्किल होगा। हाँ, हम प्रयास करते हैं। राजकीय ब्लड बैंकों में थोड़ा क्राइसिस ज्यादा इसलिए रहता है कि वहां पे जरूरतमंद लोग ज्यादा आते हैं, नंबर 1 बात जी। नंबर 2 बात, जिसे कहना चाहिए, तो इसीलिए ज्यादा लोग आते हैं जी। और ज्यादा ही मतलब दूर से आते हैं, पूरे राजस्थान से आते हैं। हाँ, तो राजस्थान के बाहर के भी होते हैं कई उनके पेशेंट। पास डोनर्स की अवेलेबिलिटी कम होती है जी। तो ये एक बड़ा कारण है। राजकीय ब्लड बैंकों में जो ब्लड का स्टॉक है वो थोड़ा सा कम रहने का। बाकी इसके लिए हमने प्रयास किए हैं। हमने एक आदेश जारी किया था पहले कि भाई कोई भी इस तरीके का कैंप हो तो जो चैरिटेबल और निजी ब्लड बैंक है उनके साथ साथ राजकीय ब्लड बैंकों को भी आप कैंप्स में बुलाएं, उनको भी 20% या उससे अधिक ब्लड जो है उपलब्ध कराएं, तो राजकीय ब्लड बैंक में भी जो है उपलब्धता बनी रहेगी। और हम ये मानते हैं कि ब्लड बैंक चाहे कोई भी हो, राजकीय हो चाहे निजी हो, चैरिटेबल हो, वो सब लोग हम एक टीम के रूप में काम करते हैं। जी। आज मान लीजिए कोई चैरिटेबल या निजी ब्लड बैंक अच्छा काम नहीं करता है, या आज से 10 साल पहले इनकी संख्या बहुत कम थी, तो उसका सारा लोड किस पे था? राजकीय ब्लड बैंक के ऊपर ही था। जी। ठीक है, तो वो भी हमारे साझीदार हैं। जी। दे आर नॉट अवर एनिमी। नहीं, दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे साझीदार लेकिन हैं। वो स्टॉक का जो डिफरेंस आता है ना, वो एक संतुलन, क्राइसिस से जूझ रहा है, वो बैलेंस कैसे हो सकता है, उसके संतुलन के लिए ही हमने प्रयास किया है कि सभी कैंपों में राजकीय ब्लड बैंक जाएं और वहां से कम 20% ब्लड इकट्ठा करके लाएं। ऐसे आदेश जो है ड्रग कंट्रोल विभाग ने, हमारे जो प्रमुख शासन सचिव महोदय हैं, उन्होंने जारी किए हैं जी। और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, क्योंकि किसी भी चीज को अपन लेते हैं तो धीरे धीरे उसका इम्प्लीमेंट होता है और वो हो भी रहा है जी। संतुलन बन रहा है, उसमें काफी कुछ तक हम हद तक आगे पहुंच गए हैं। और अब काफी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स को भी प्राथमिकता से ब्लड देते हैं। और हम भी ये अपील करते हैं सभी से कि जो जरूरतमंद लोग हैं वो दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं राजकीय अस्पतालों में जी, तो उनको थोड़ी आवश्यकता ज़्यादा रहती है। तो आप सभी से निवेदन है कि राजकीय ब्लड बैंकों के साथ भी, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि निजी ब्लड बैंक को ब्लड नहीं दें या चैरिटेबल को नहीं दें, आप लगाइए कैंप, सबके साथ लगाइए, बट जहाँ पे ज़्यादा क्राइसिस है उनको ज़्यादा दे दीजिए, जहाँ कम क्राइसिस है उनको थोड़ा कम दे दीजिए, तो उससे संतुलन बना रहेगा। और ये संतुलन बना रहना ही हम सबके लिए फायदेमंद है जी। और इस संतुलन से ही हम लोग एक अच्छी टीम के रूप में काम कर पाएंगे। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और वही इस तरह से है कि जैसे हम कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं कोई भी, तो हमारा ध्येय, जो भी कैंप ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको क्वांटिटी पे फोकस करना चाहिए या क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, या हम इसी सवाल को दूसरे तरीके से लें कि हमें पेशेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लड की अवेलेबिलिटी करनी है या सेफ ब्लड की अवेलेबिलिटी करनी है? देखिए, ये ऐसा है कि दोनों ही चीजें जरूरी हैं, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी जी। ये परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। हम सेफ्टी को फर्स्ट रखते हैं, ठीक है, सेफ्टी को फर्स्ट रखना भी चाहिए जी। और जहां तक बात है कि सेफ्टी को फर्स्ट रखते हुए हमें फिर क्वांटिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारे स्टॉक की पोजीशन कम है, हमारे स्टॉक की पोजीशन सही है, जिस विसिनिटी में हम कैंप कर रहे हैं उनका कैसा क्या लेवल है, वहाँ पे हमारा कैंप ऑर्गेनाइजर जो है वो बहुत अच्छे से कई बार जो है लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर देते हैं, तो डोनर्स की क्वालिटी अपने आप में बहुत अच्छी हो जाती है। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि कैंप ऑर्गेनाइजर्स क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए और वहाँ के जो उनके पदाधिकारी वगैरह होते हैं या जो भी है, वो अपने किसी अधिकारी को या किसी राजनेता को खुश करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, या उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए 3 महीना पूरा होने से पहले ही ब्लड डोनेशन कर देते हैं, या फिर वो डायबिटिक हैं, ब्लड डोनेशन करने के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि इंसुलिन चल रहा है उनका, फिर भी वो ब्लड डोनेशन कर देते हैं, या उनका कोई और दूसरे इश्यूज होते हैं, उनको छुपा करके ब्लड डोनेशन करते हैं क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये
डोनर्स की सेफ्टी के लिए भी और रिसिपिएंट की सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो बिल्कुल भी परमिट नहीं करता इस तरीके की गतिविधियों के लिए। और अगर ऐसी कोई गतिविधि कहीं कोई हमारा कैंप ऑर्गेनाइजर सपोर्ट करता है या कोई भी व्यक्ति सपोर्ट करता है तो मेरा निवेदन है कि आपको इस तरीके की गतिविधियों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये बात आप हमारे जो ब्लड बैंक की टीम है जो कलेक्शन करके लाती है कैंप में उसके ऊपर छोड़ दें कि वो क्या उन परिस्थितियों में बेहतर निर्णय लेती हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की पूरी तरह से पालना करती हैं। आप उसके लिए बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं करें कि आप इस व्यक्ति का ब्लड ले ही लीजिए जी। उनको ये तो एक परिस्थिति है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि एक व्यक्ति अपनी हिस्ट्री नहीं बता रहा लेकिन वो अगर ये कह रहा है कि मैं ब्लड नहीं देना चाहता तब भी हमें उसका ब्लड नहीं लेना चाहिए, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। यस, अनइजीनेस भी अगर उसको है तो उसको नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके की हमें सेफ्टी पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। अंत में चलते चलते दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर युवाओं को? मैं सभी युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा कि रक्तदान एक ऐसा क्षेत्र है कि आप जब करेंगे तब आपको महसूस होगा कि इससे 3 लोगों की, आपके 1 यूनिट रक्त से 3 लोगों की जान बचती है। और 3 लोगों की जान बचाने का जो सुख है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसको आप खुद करके देखिए, अच्छा लगता है। और ये ऐसी चीज़ है कि जब आप रक्तदान करेंगे तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है, जो आपका एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो सभी साथियों से उन्हें अपील, रक्तदान करिए, अच्छा लगता है। एक शाम उनकी याद में निकली और दिल से बस एक यही बात निकली कि क्यों ना उनकी मौत के कारण को ही मिटा दें। उनकी मौत के कारण है वो डर जो हमें रक्तदान करने से रोकते हैं। कहीं कोई कमजोरी ना आ जाए, कहीं हम नपुंसक न बन जाएं, कहीं हम मर न जाएं। डर है दिल में कई जो घर किए बैठे हैं, एक नेक काम से हमको दूर किए बैठे हैं। क्या सही है ये डर जो हमें चलने नहीं देते, इंसानियत की राह पर आगे बढ़ने नहीं देते, और हम जीते रहते हैं वही घिसी पिटी जिंदगी जो शुरू होती है खुद से और खुद ही पर सिमट जाती है। एक अनचाहा अभिशाप हमारी आत्मा को दी जाती है। सोचा है उन सबको जगाकर एक उम्मीद जगाएंगे, सबके दिल से डर को भगाकर रक्तदान क्रांति हम लाएंगे। सभी के रोते चेहरों पर एक मुस्कान बिखेर जाएंगे, जाते जाते इस दुनिया को एक माहौल दे जाएंगे। और अगर हमारे होते हुए यूं ही अस्पतालों में जिंदगियां खून नहीं मिल पाने की वजह से दम तोड़ती रहीं तो एक दिन ऊपर वाले को ऊपर क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ श्री मनीष चौधरी जी, और इन्होंने जो बातें बताई मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बिल्कुल सही सटीक जानकारियां मिली होंगी, कुछ बेहतर मोटिवेशन मिला होगा। तो अभी के लिए हम यहीं इजाज़त चाहेंगे। काफ़ी बातें हो चुकी हैं, बातें और भी की जा सकती हैं। इनके पास ज्ञान बहुत है, हमारे पास समय बहुत है, लेकिन शायद आपके पास समय नहीं है। तो अभी विश्व रक्तदाता दिवस का विशेष पॉडकास्ट श्री मनीष चौधरी जी के साथ हम यहीं संपन्न करने जा रहे हैं। आपको अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले शनिवार हम मिलेंगे फिर किसी नई शख्सियत के साथ, फिर कुछ नई बातें होंगी, फिर कुछ नई मुलाकातें होंगी, फिर कुछ नया मोटिवेशन होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।